हाय एवरीवन, वेलकम। तो आज है हमारा डे 2 ऑफ योर सीए इंटरमीडिएट ईआईएस, जो उसका आज सेकंड दिन है। तो चलिए हम लोग फटाफट से हमारे सिलेबस पे आते हैं। पिछले लेक्चर मतलब कल हमने जो पार्ट कंप्लीट किया था दैट वाज मेनली अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर सिलेबस। उसके बाद हमने कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा कि कुछ रिस्क के रिलेटेड हमने बात करी, कुछ कंट्रोल के रिलेटेड हमने बात करी। फिर आपको मैंने बता दिया कि आपके ओवरऑल जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए है। 5 चैप्टर ऑफ EIS एंड ऑलमोस्ट 8 चैप्टर्स ऑफ योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो आज हम लोग ऑफिशियली चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा इसका मैं अभी तक सस्पेंस मेंटेन करूंगा। अभी मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा, राइट। तो चलिए जो हमने पिछले लेक्चर में किया था उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ सा रिविजन हम लोग यहाँ पे करेंगे। मैं एक मिनट सिर्फ स्क्रीन्स आप लोगों के सामने लाता हूँ। तो ये रही स्क्रीन्स, ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इन पॉइंट्स को कवर किया था। यहाँ पे ये देखिए, हमने आपको बताया था कि सिस्टम क्या होता है वो हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें। फिर हमने देखा था कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी थी। कौन कौन सी? रिस्क, वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट। इसके रिलेटेड मैंने एक डीप में आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया एंड सो ऑन। सो ये थी अब तक की कहानी। अब आज हम लोग क्या करेंगे कि ऑफिशियली सिलेबस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ योर चैप्टर नंबर 4। बिकॉज चैप्टर नंबर 4 ये इंटरेस्टिंग सा है स्टूडेंट्स को, आपको समझने के एंगल से लॉजिकली चैप्टर नंबर 4 शुड बी योर चैप्टर नंबर 1। बट कोई बात नहीं, ICAR ने उसको चैप्टर नंबर 4 रखा है। हमने भी हमारे सिलेबस में नोट्स में उसको इंस्टीट्यूट के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 रखा हुआ है। बट आज हम उससे ही आपकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था, जो मैंने आपको बताया ना कल के लेक्चर में आपको बताया मैंने कि आपको पहले हम लोग बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद सिलेबस को स्टार्ट होगी। तो आपको मैंने बताया कि सिस्टम क्या होता है, उसके बाद आपको मैंने बताया कि ओवरऑल रिस्क का मतलब क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसका नाम है कंट्रोल। इज इट विजिबल? या इट्स विजिबल। वर्चुअल स्टूडेंट आपको आराम से दिख रहा है ना? गुड। हाँ, उसको आराम से वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना जरा, वो स्क्रीन पर भी आना चाहिए ठीक से, ठीक है। ओके, सो कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? चलिए मैं बताता हूँ आपको। कंट्रोल का मीनिंग होता है, कंप्यूटर की दुनिया में कंट्रोल का मीनिंग होता है कि आपका जो सिस्टम है, आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो, उसमें आपका पर्सनल डेटा होता है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, हो सकता है आपके फोटोज, वीडियोज एंड सो ऑन। ये जो सारा आपका पर्सनल डेटा है, अगर ये पब्लिक हो जाता है तो ये आपके लिए रिस्क है। बिकॉज आपके इस पर्सनल डेटा का कोई आपके नुकसान के लिए भी यूज कर सकता है। तो ये जो डेटा है ये लोगों के हाथ में ना जाए या आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो, इसी के लिए तो आप अपने फोन में वो पैटर्न लगाते हो ना। होता है ना, जब आप फोन को ऑन करते हो तो देखो इस टाइप के कुछ डॉट्स होते हैं यहाँ पे, और फिर आप अपने हिसाब से उसको पैटर्न लगाते हो। तो ये पैटर्न आप क्यों लगाते हो? यस, उसको लगाने के कई और रीजंस भी हो सकते हैं। कुछ शैतान बच्चे यहाँ पे कि जिनकी मन के वंशा में जान गया, बट उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ बात करें क्योंकि आपका जो डेटा है स्मार्टफोन का वो प्राइवेटाइज्ड है, उसकी प्राइवेसी मेंटेन होना जरूरी है। और इसको प्राइवेट रखने के लिए ही आप क्या करते हो, अपने फोन में सिक्योरिटी लगाते हो। तो इमेजिन कीजिए आपका कंप्यूटर, आप उसमें भी पासवर्ड लगाते हो ना, 100% लगाते हो। तो इसी तरह सोचिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फेसबुक, गूगल, एप्पल, ऐसी कंपनीज की जिनके पास हजारों लाखों करोड़ों लोगों का डेटा है, तो उसमें क्या उनको सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा ताकि कोई हैकर उनके डेटा को चुरा ना ले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो कंट्रोल का मीनिंग होता है कि आपका जो डेटा है उसकी जो प्राइवेसी है वो 100% मेंटेन होनी चाहिए। और इसके लिए हम कुछ स्टेप्स करते हैं। वो जो स्टेप्स है, वो जो सारी चीजें हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, उसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म। जैसे आप अपने कंप्यूटर में लगाते हो एंटीवायरस, कंट्रोल मैकेनिज्म है। आप अपने फोन में पासवर्ड सिक्योरिटी पिन पैटर्न लगाते हो, कंट्रोल मैकेनिज्म है। आप अपने गूगल के जीमेल के, फेसबुक के सभी अकाउंट्स पे क्या आपने अपना पासवर्ड लगा रखा है? दिस इज नथिंग बट द कंट्रोल मैकेनिज्म, राइट। तो जहां पे रिस्क है वहां पे कंट्रोल भी है। अब रिस्क का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रिस्क इज इक्वल्स टू, ये देखिए ऊपर यहां पे, रिस्क इज इक्वल्स टू वल्नरेबिलिटी प्लस थ्रेट। तो ये जो थ्रेट है, अगर इस थ्रेट ने आपके वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, जैसे आपकी गाड़ी के ब्रेक्स वीक थे, ये आपकी वल्नरेबिलिटी थी। और थ्रेट क्या था? रास्ते पे चलने वाली हर गाड़ी। तो अगर रास्ते पे चलने वाली हर गाड़ी में से
किसी एक गाड़ी ने आपको टक्कर कर दी और क्योंकि आपके ब्रेक्स फेल थे इसलिए आप ब्रेक नहीं लगा पाए, तो आपका जो थ्रेट था ना वो एक्सप्लॉइट हो चुका है। आपका जो वल्नरेबिलिटी थी वो थ्रेट ने एक्सप्लॉइट करी और इसलिए आपका एक्सीडेंट हो गया, मतलब ही रिस्क मटेरियलाइज हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये सिर्फ एक ब्रीफ रिवीजन था। तो इस रिस्क को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? कंट्रोल मैकेनिज्म। हम लोग क्या लगाते हैं? कंट्रोल मैकेनिज्म। जैसे जब आप किसी एग्जामिनेशन में जाते हो, एक दिन पहले एग्जामिनेशन का ये जो हम लोग आपको सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ये पूरा सिलेबस आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा अच्छे से याद करोगे। तो ये आप क्यों करते हो? ताकि रिस्क होती है, बिकॉज हो सकता है कि एग्जाम में जाके आपको कुछ पॉइंट याद आए, कुछ पॉइंट याद ना आए, इसलिए आपको बार बार रिवीजन करवाई जाती है। तो ये रिवीजन क्या है? इट इज नथिंग बट अ कंट्रोल मैकेनिज्म सो दैट द रिस्क दैट इज देयर दैट यू कैन फॉरगेट, इस रिस्क के ऊपर हम कंट्रोल लगाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गेटिंग अ फेयर आइडिया। तो कंप्यूटर की दुनिया में कई तरह के कंट्रोल होते हैं और ये कंट्रोल रिस्क पूरा हमको सिलेबस में खेलना। मतलब चैप्टर नंबर 1 में आपको रिस्क कंट्रोल आने वाला है, चैप्टर नंबर 3 में डीप में रिस्क कंट्रोल आने वाला है, इवन चैप्टर नंबर 2 में रिस्क कंट्रोल की बातें होने वाली है, चैप्टर नंबर 5 में भी है और कुछ पार्ट चैप्टर नंबर 4 में भी है। बीइंग एन ईआईएस का फैकल्टी मुझे तो कभी कभी लगता है कि आईसीएआई ने ना इतना रिस्क कंट्रोल डाल दिया आपके सिलेबस में, इसका नाम ईआईएस नहीं रिस्क कंट्रोल ऐसा होना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, भारत माता की जय, आईसीएआई की जय, जो है वो हमको पढ़ना ही है। तो भाई ये था 3 बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने जरूरी थे। एक था रिस्क, एक था कि कंट्रोल क्या होता है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल, उसके डीप में हम लोग जाएंगे जब धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ेगा। उसके बाद उसके पहले हमने क्या देखा कि व्हाट इज अ सिस्टम। चलिए तो हम लोग ऑफिशियली यहाँ पे आपकी इजाज़त लेते हुए मैं चैप्टर नंबर 4 से आपके सिलेबस को स्टार्ट करूंगा और ये रहा चैप्टर नंबर 4 का पूरा डिटेल चार्ट जो आपके नोट्स के साथ आपको मिला हुआ ही है। वर्चुअल स्टूडेंट्स आपको भी आपके नोट्स में ये चार्ट मिला हुआ है, तो इस चार्ट को ओपन कर लीजिए, आप लोग भी कर लेना ताकि हम इसको देखें कि चैप्टर नंबर 4 में कितने पार्ट्स हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली इतने पार्ट है। वी हैव ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, कंपोनेंट्स फॉर ई कॉमर्स, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम। में आपको सिर्फ एक ओवरव्यू करवा रहा हूँ कि कितना टाइप का यहाँ पे है, क्या क्या पार्ट है उस चैप्टर में। उसके बाद आपको दिख रहा है रिस्क एंड कंट्रोल, गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट। क्या आप लोगों ने कभी डिजिटल पेमेंट करा है? हाँ सर, पेटीएम करते हो, मोबीक्विक करते हो ना आप, आजकल गूगल पे चल रहा है, तो वो सारा इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट। अभी बट इसमें हमको क्या सर आप पेमेंट करके दिखाओगे क्या? आंसर इज नो। यहाँ पे आपको हम सिखाएंगे कि उसके पीछे का आर्किटेक्चर क्या होता है, कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, आईटी एनेबल्ड सिस्टम्स क्या है वहाँ पे। उसके बाद ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है दैट इज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। और जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे चार्ट ए है, तो हम लोग चार्ट ए पे जाएंगे। ये था चैप्टर 4 का मास्टर चार्ट। आगे बढ़ेंगे, इसमें डीप में गया नहीं है मैं अभी। तो बेसिकली इस चैप्टर में वी हैव 4 मेन पार्ट्स, 4 बड़े पार्ट है चैप्टर के। एक है आपका ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, उसके बाद में हमको देखना है कंपोनेंट्स फॉर ई कॉमर्स, उसके बाद हमको देखना है आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम। अभी सिर्फ मैं क्या करवा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि भैया ये जो चैप्टर है इसमें क्या क्या है, राइट। ये चैप्टर में फिर जो जो आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा आपको। बट वो होता है ना कि धोनी छक्का लगाने से पहले ग्राउंड देखता है कि फील्डर कहाँ है, गैप कहाँ है, कहाँ मैं मार सकता हूँ। तो आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, राइट। ये मेरा पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। रिस्क एंड कंट्रोल, जी मैंने बताया आपको हर चैप्टर में ये आने वाला है, रिस्क कंट्रोल, डरना नहीं, आराम से। उसके बाद आपको दिख रहा है गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स, उसके बाद आपको दिख रहा है डिजिटल पेमेंट्स, और उसके बाद आपको दिख रहा है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली ये टोटल 7 बड़े पार्ट्स है इस चैप्टर से। अब जाएंगे एक एक के डीप में। लेट अस फर्स्ट गो टू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको दिख रहा है चार्ट ए, तो ये जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, इसमें इतने अंदर इतने बड़े पार्ट्स हैं। वी हैव 8 पार्ट्स इन दिस चैप्टर। और यहाँ पे अमेंडमेंट आई है, वो अमेंडमेंट क्या है सर, वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे, सो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, we have the concept of cloud computing, we have the concept of mobile computing, BYOD bring your own device, internet of things, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा आपको पढ़ के। देन वी हैव वेब 3.0। अब जो अमेंडमेंट आई है उसके लिए थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं, बता दो आपको। इसके साथ अब आपको और हमको पढ़ना है
वेब 4.0। 4.0 ये जो है ये नई अमेंडमेंट आपके सिलेबस में जो आपको अच्छे से पढ़ना है, तो वेब 4.0 भी इसके साथ में पढ़ाऊंगा आपको। अगेन एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुना है क्या आपने इसके बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बताओ कहाँ सुना है? वेरी गुड। बच्चा कह रहा है सर रोबोट मूवी देखी सभी ने, रजनीकांत वाली। उसमें क्या देखा था कि मशीन खुद ही सोचने लग जाती है, बराबर। जब एक नॉन लिविंग थिंग है और हमने उसको बनाया है, हमने उस मशीन को बनाया है, बट वो मशीन हमारे तरह सोचने लग जाए, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके और मेरे पास कौन सी इंटेलिजेंस है? आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है यहाँ पे। आपके और हमारे पास है बेटा नेचुरल इंटेलिजेंस, और जो चिट्टी रोबोट के पास था वो कौन सी था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके एप्लीकेशन एरियाज क्या है, इसका कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जाता है, एंड वगैरह वगैरह, ये सारी चर्चा हम इस पार्ट में करने वाले। और एक इंपॉर्टेंट और इजी पार्ट दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन आईटी। सर ग्रीन आईटी क्या होता है? मतलब कुछ ऐसे हरे रंग के कपड़े पहन के ऐसे फॉरेस्ट में जाके अकाउंटिंग करना, ऑडिटिंग करना, कंप्यूटिंग करना, हरे रंग का कोट। इमेजिन करो मैंने हरे रंग का कोट पहना, हरे रंग की टाई, हरे रंग की शर्ट, और मैं आपको आईटी पढ़ा रहा हूं, तो क्या ये ग्रीन आईटी बोलेंगे क्या हम इसको? क्या लगता है आपको, इसको बोलेंगे क्या हम ग्रीन आईटी? आंसर इज नो। तो सर व्हाट इज ग्रीन आईटी? शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं। ग्रीन आईटी इज नथिंग बट एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंप्यूटिंग। जी हाँ, एनवायरमेंट का आपने 11th-12th में या सीपीटी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा नॉलेज लिया होगा। तो एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है सर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नॉन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वाटर का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक ज़्यादा एनवायरमेंट में नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हो? आपको क्या लगता है सर, आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो या जो फ़ोन इस्तेमाल करते हो, क्या उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है? आंसर इज यस। ये जो मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें कुछ पार्ट्स प्लास्टिक है, कुछ पार्ट मेटल है। आपके फ़ोन को देखिए, जो कवर आपने आपके फ़ोन को लगाया है वो 100% प्लास्टिक कवर है। तो ये जो प्लास्टिक है, जो एक्सेसरीज है कंप्यूटर की, कुछ पार्ट्स है कंप्यूटर के जो प्लास्टिक के हैं, वो नॉन डिग्रेडेबल है। आप ये बात जानते हो कि एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक रीसेंट स्टडी बताती है, और इसका बहुत सारा वीडियोस भी अवेलेबल है जो मैंने देखा है और रिसर्च है उसके हिसाब से, और रिसर्चर्स ने भी ये बताया है कि अभी एट प्रेजेंट दुनिया में जितना भी प्लास्टिक प्रोडक्शन है ना, उसको डिकम्पोज होने में 12,000 ईयर्स लगने वाले। कितने? 12,000 ईयर्स। तो कैसे आप प्लास्टिक को अवॉइड करके डिग्रेडेबल प्रॉपर एनवायरमेंटल फ्रेंडली पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके आप कैसे कंप्यूटिंग कर सकते हो, इसके रिलेटेड नॉलेज इस ग्रीन आईटी के हमको यहाँ पे देखना है। गेटिंग अ फेयर आइडिया? गेटिंग अ फेयर आइडिया, राइट? तो ये था चैप्टर नंबर 4 का एक ओवरव्यू। पहले मेन 7 पार्ट्स, उसमें से मैंने बताया ई कॉमर्स एम कॉमर्स वाले पार्ट, गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स, रिस्क कंट्रोल, फिर एक था कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। फिर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज में 8 मेन पार्ट्स, कौन कौन से? वर्चुअलाइजेशन वॉज देयर, ग्रिड कंप्यूटिंग वॉज देयर, क्लाउड कंप्यूटिंग इज देयर, एज यू कैन सी मोबाइल कंप्यूटिंग है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वेब 3.0, अमेंडमेंट आया वेब 4.0। मैंने बहुत सारे अपने क्लासेस में बताया है पीछे कि ईआईएस का सिलेबस जो आपका था उसमें अमेंडमेंट होना बहुत ज़्यादा ड्यू था, काफ़ी चीज़ें आउटडेटेड थी। जैसे कि 3.0 हम आपको सिखाते थे, बट एक्चुअली स्पीकिंग 4.0 कब से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो अमेंडमेंट है ये आईसीएआई ने बहुत अच्छे से करी, थम्स अप टू आईसीएआई फॉर दिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वाला पार्ट हमको देखना है। ग्रीन आईटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे दैट वुड बी फ्रॉम दिस क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट। आप देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चार्ट बी। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। आप अपने नोट्स पे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। वर्चुअल स्टूडेंट्स प्लीज कम टू द नेक्स्ट पेज। चार्ट बी आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 का, और ये रहा वो चार्ट बी। देखिए यहाँ पे टाइटल भी दिया हुआ है मैंने, और ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग इस कॉन्सेप्ट में हमको इतना देखना है। सी, पढ़ाने का तरीका मेरा बड़ा सिंपल है। हर चीज़ को हम चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आता है कि कौन से पार्ट में कितने और पार्ट है, और ये हर पार्ट पे क्वेश्चन आंसर्स है, राइट? तो एग्जामिनेशन में क्या होता है, जब आप कोई आंसर लिखते हो तो आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि अच्छा ये आंसर चैप्टर 4 के चार्ट बी से आया है, और ये माइंड मैपिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इन केस ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में हमको 4 ही मेन पार्ट करने, कौन कौन से?
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके आगे आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ क्लाउड एंड द वेरी नेक्स्ट सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको क्या देखना है? सर्विस मॉडल्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताता हूँ। चलिए छोड़िए ब्रीफ छोड़िए, मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट सिखाना ही स्टार्ट करता हूँ ताकि हम एटलीस्ट सिलेबस को ऑफिशियली स्टार्ट तो करें। अब तक का था ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन देखा, फिर चैप्टर 4 में 8 बड़े पार्ट्स, उसके अंदर पार्ट्स और उसके अंदर पार्ट्स, फिर उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग और इस क्लाउड कंप्यूटिंग में इतने पार्ट्स। मज़ा आ रहा है? अरे ये तो शुरुआत है भाई, अभी चैप्टर नंबर 3 तो आना बाकी है। जी हाँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं जता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 बच्चों का बड़ा फेवरेट रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा है, राइट। बट डू नॉट वरी, आप मेरे साथ हो, आराम से आपको सिखाऊंगा, प्रॉपरली चार्ट्स हम लोग डेवलप करेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आएगी। बस आपको एक काम करना है, आपको इंटरेक्शन मेंटेन करना है। जब भी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा आपको जवाब देना है। और जो वर्चुअल स्टूडेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं, आपको क्या करना है कि जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए उसका आंसर क्या आएगा, फिर बाद में आप वीडियो को प्ले कीजिए ताकि आपको भी सोचने का मौका मिलेगा। वैसे तो जो वर्चुअल स्टूडेंट्स ने मेरे पेन ड्राइव को परचेज किया है और अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा ही स्मार्ट डिसीजन लिया है अपने घर के कंफर्ट से पढ़ाई को करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो यहाँ बच्चे बैठे हैं मैं उनके खिलाफ हूँ, बट यहाँ वर्चुअल स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन लिया है। बिकॉज अगर आप बड़े सिटीज़ में नहीं जा सकते तो हम जैसी फैकल्टीज़ की जो क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, आपके डोर स्टेप तक आपको एजुकेशन की फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है और उसका आपने फ़ायदा लिया, इसके लिए आपके लिए बिग थम्स अप। और जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि आप बड़े सिटी में रहते हो तो आप आज पाए तो वेल एंड गुड। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की बातें काफ़ी हो गई, यहाँ वहाँ की बातें, अब आते हैं सिलेबस पे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की मैं बात कर रहा था, चलिए आपसे जानना चाहूँगा व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ होगी? कोई आइडिया है कि इसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलेंगे, वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? कुछ आइडिया है? हाँ जी, कुछ बताना चाहोगे आप? व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? वर्चुअल स्टूडेंट्स आप भी सोचिए, हो सकता है कि आप मुझे जवाब ना दे पाओ, पर आंसर आपके मन में रखना, और जो बच्चे बोल रहे हैं वो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। यस, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? अच्छा, क्लाउड का एक बच्चा बोल रहा है सर क्लाउड कंप्यूटिंग का ये मतलब है कि कहीं तो कोई कॉमन स्टोरेज स्पेस हो रहा है और हम उसको इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, गुड। एनीबडी एल्स? अच्छा, आपको कुछ एग्जाम्पल देना है। ओके राइट, ये बच्चा हमको एग्जाम्पल दे रहा है कि सर जीमेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, देन व्हाट अबाउट गूगल ड्राइव? गूगल ड्राइव इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मुझे बताइए गूगल ड्राइव, जीमेल, इनमें क्या खासियत है कि आप इनको बोल रहे हो कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग है? क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड 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 कंप्यूटिंग है। चलिए ज्यादा मत सोचिए, मैं आपको बताता हूं। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगा, कुछ टेस्ट में यहाँ पे लिखूंगा, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे लिखूंगा, और फिर अगर ये पॉइंट आपको किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में दिख जाए तो आप आंख बंद करके बोल देना कि भाई ये जो सिस्टम है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ में आया? तो पॉइंट्स लिखे। तो देखिए मेरा अपना एक पढ़ाने का तरीका है, मैं पहले सस्पेंस मेंटेन करता हूँ, बिकॉज सस्पेंस मेंटेन करने में मजा बहुत आता है। समझ में आ रहा है? तो चलिए नोट डाउन करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल। अभी ये जो लैपटॉप, ये जो टैबलेट मैं जिस पे लिख रहा हूं, क्या लगता है आपको, क्या ये क्लाउड कंप्यूटिंग है? क्या कह सकते हो कि आपकी, आई मीन वेदर यू कैन से इट वेरी फॉर्मली दैट दिस इज और इज नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग? इसके लिए कुछ टेस्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है, इसके लिए कुछ टेस्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो सर वो टेस्ट क्या है वो मैं नोट डाउन कर रहा हूं। ये 4 पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा पहले, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। अच्छा, किसी के मन में ऐसा डाउट तो नहीं है ना कि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब बादलों पे बैठ के कंप्यूटिंग करना? बादलों पे बैठ के कोई कंप्यूटिंग कर रहा है तो क्या वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाएगा क्या? आंसर इज नो सर, ऐसा नहीं होता। बादलों पे आप बैठ ही नहीं पाओगे, राइट? देखो ट्राई करो। एक बच्चा यहाँ पे कह रहा है कि नहीं नहीं सर हम ट्राई करेंगे, तो करो ट्राई। फिर आप बादल में बैठना और वहीं उड़ जाना ऊपर के ऊपर, नीचे आने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट है वहां से, राइट? तो चलिए हम लोग देखते हैं सम पॉइंट्स रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैं यहां लिखता हूं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके,
लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ओके, फर्स्ट पार्ट सबसे पहला है क्वालिटी उसमें एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सम कॉमन स्टोरेज स्पेस, एक तो कोई जगह है कि जहां पे सारा डेटा, सभी का डेटा एक जगह पे स्टोर है, तो कॉमन स्टोरेज स्पेस। आगे नीड ऑफ अ नेटवर्क टू कनेक्ट, आइडियली इट इज इंटरनेट, राइट। मैंने वर्ड यूज किया यहां पे आइडियली का मतलब होता है ज्यादातर, बट कंपल्शन नहीं है। ओके, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, सम कॉमन स्टोरेज स्पेस, यू नीड अ नेटवर्क टू कनेक्ट। और लास्ट है SOP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक बार रिपीट करेंगे, SOP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भैया मेरा बताने का मेन इंपॉर्टेंस क्या था कि ये चारों पॉइंट आपको किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम में दिख जाएंगे, तो वो कंप्यूटिंग सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ में आ रहा है? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसा कि इन भाई साहब ने, जी आपका नाम क्या? अमित। तो जैसा कि अमित ने यहाँ पे हमको एग्जांपल है कि सर जीमेल इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो लेट अस सी वेदर जीमेल हैज दीज 4 पॉइंट्स। सो यहां मैं एग्जाम्पल का नाम लिख लेता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं जीमेल। ठीक है, तो मैंने जीमेल यहां पे लिख लिया है। नाउ लेट अस सी वेदर जीमेल हैज ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। आप सभी के पास जीमेल है, सभी ने जीमेल को देखा हुआ है, ईमेल इस्तेमाल करते हो। ओके, लेट अस सी द फर्स्ट टेस्ट, वेदर जीमेल इज एनी टाइम एनीवेयर एक्सेसिबल। आंसर इज यस। क्या आप अपने जीमेल को अभी इस वक्त क्लासरूम से इस्तेमाल कर सकते हो क्या? आंसर इज यस। क्या आप अपने जीमेल को अपने घर से इस्तेमाल कर सकते हो क्या? आंसर इज यस। क्या आप अपने जीमेल को इंडिया के बाहर अगर आप जाते हो, लेट अस टेक एग्जांपल, आप इंडिया के बाहर यूएस गए घूमने के लिए, क्या यूएस में जाकर के भी क्या आप अपने जीमेल को इस्तेमाल कर सकते हो क्या वहां से भी? आंसर इज यस। सो एनीवेयर यू गो यू कैन एक्सेस द जीमेल एंड एनी टाइम। क्या ऐसा है क्या कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जीमेल इज नॉट अवेलेबल? नहीं, आप कभी भी जीमेल का इस्तेमाल कर सकते हो ना। तो यही तो होता है एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस। तो क्या जीमेल इज एनी टाइम एनीवेयर एक्सेसिबल? राइट नाउ यू कैन एक्सेस योर जीमेल। जरा उठाइए अपने फोन को, देखिए क्या जीमेल एक्सेसिबल है क्या? इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, नो डाउट। तो जीमेल इज एनी टाइम एनीवेयर एक्सेसिबल। लेट अस कम टू द सेकंड पॉइंट, सम कॉमन स्टोरेज स्पेस। जीमेल ये सर्विस जो ईमेल वाली है, जीमेल की सर्विस कौन प्रोवाइड करता है सर? सर क्या बात कर रहे हो, गूगल प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो मतलब मैं भी जीमेल पे हूं, आप भी जीमेल पे हो, आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जीमेल पे हो। तो मुझे बताइए, मेरे जीमेल अकाउंट का जो डेटा है वो गूगल के सर्वर पे स्टोर हो रहा है? हाँ। आपके जीमेल का जो डेटा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है? क्या लगता है आपको, आपके फोन में स्टोर हो रहा है या गूगल के पास स्टोर हो रहा है? गूगल के पास स्टोर हो रहा है। आपका, मेरा, नरेंद्र मोदी जी का, डोनाल्ड ट्रंप का, किसी का भी दुनिया में जीमेल का जो डेटा है वो कहां स्टोर होगा? गूगल के पास। सो वेदर देयर इज अ कॉमन स्टोरेज स्पेस? आंसर इज यस। मैंने आपको कोई ईमेल भेजा, उस ईमेल में मैंने कोई इमेज आपको भेजी, आपने मुझे ईमेल किया, कोई अटैचमेंट आपने मुझे भेजा, तो ये जो डेटा हम ईमेल पे भेज रहे हैं, अटैचमेंट कर रहे हैं, अपलोड होता है ना, अपलोड। जब आप कोई अटैचमेंट अपलोड करते हो तो वो अपलोड के कहीं तो सेव होना चाहिए ना, तो वो सेव कहाँ हो रहा है भाई? गूगल के पास सेव हो रहा है। तो वेदर देयर इज अ कॉमन स्टोरेज स्पेस? आंसर इज यस। आगे तो 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। आगे नीड ऑफ अ नेटवर्क टू कनेक्ट, विदाउट इंटरनेट क्या आप जीमेल को एक्सेस कर पाते हो क्या? आंसर इज नो। मतलब अगर इंटरनेट नहीं होगा तो क्या सर आप जीमेल को एक्सेस कर पाओगे क्या? नो। मतलब वेदर यू नीड अ नेटवर्क टू कनेक्ट टू जीमेल? यस। नेटवर्क से आप अपने लॉगिन करते हो, इंटरनेट से आप जाते कहां पे हो? गूगल के पास। तो वेदर यू नीड अ नेटवर्क टू कनेक्ट एंड आइडियली इट इज इंटरनेट। मैंने क्या बताया? आइडियली, नॉट कंपल्सरी। आइडियली एंड नॉट कंपल्सरी। समझ में आ रहा है? तो क्या थर्ड कंडीशन पे सेटिस्फाई होती है?
आंसर इज यस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एसओपी। एसओपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मुझे बताइए सर, आप जीमेल अकाउंट को इस्तेमाल करते हो, मैं जीमेल अकाउंट को इस्तेमाल करता हूं, बट जिस तरह मैं जीमेल को इस्तेमाल करता हूं, क्या आप भी सेम स्टैंडर्ड वे से उसको इस्तेमाल करते हो क्या? मेरे कहने का मतलब क्या है, आप अच्छे से समझ लो। जैसे आपने कभी ना कभी जीमेल से मेल भेजा होगा, तो जैसे मेरे अकाउंट से मैं कंपोज का बटन दबा करके मेल करता हूं, क्या उसी तरह से वही प्रोसीजर आपको भी फॉलो करनी पड़ती है जब आपको मेल करना है? आंसर इज यस। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। चलिए आपके सामने लाइव जीमेल को ओपन करेंगे यहाँ पे। सो इंटरनेट कनेक्टिविटी है क्या? ओके है। सो लेट अस गो टू माई जीमेल। होप सो इंटरनेट चल जाए, बस कनेक्टिविटी है क्या? तो कहने का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब जीमेल के अकाउंट को ओपन करने का जो तरीका मेरा है वही आपका है। आपको भी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, मुझे भी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जैसे आप ईमेल को कंपोज करते हो, जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, सभी को दिख रहा है। अब से लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मुझे किसी को मेल करना है, तो मैंने क्या करना चाहिए जीमेल में, जरा मुझे बताइए। मैं यहाँ पे जाऊँगा, थोड़ा सा इसको मैं एक्सपांड कर दूँ, राइट। मैं आई विल गो टू दिस पार्ट कंपोज, आई विल क्लिक ऑन कंपोज, और ये इस हिसाब से कुछ नए मेल टाइप करने के लिए ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है, ये बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये वाला बॉक्स, यहाँ पे चलिए मैं कुछ टाइप करता हूँ। सपोज मैं खुद ही को मेल कर रहा हूँ, मैंने सब्जेक्ट लिखा टेस्ट मेल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हाय, सॉरी नॉट गाय, हाय, और यहाँ पे उसको सेंड किया। तो ये मेल बना के सेंड करने की जो टेक्निक है जो मेरे अकाउंट में है, क्या सेम प्रोसीजर आपको भी फॉलो करनी पड़ती है? आंसर इज यस। तो जीमेल को लॉगिन करने की प्रोसीजर क्या है सर? गो टू gmail.com, फिर आपको अपना लॉगिन आईडी डालना पड़ेगा, फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा, और फिर वो ओपन होगा। तो जैसे मेरा अकाउंट ओपन होता है, क्या आपका भी सेम अकाउंट ओपन होता है? आंसर इज यस। जैसे मैं मेल को रीड कर सकता हूं, क्या आप भी अपने मेल को रीड कर सकते हो सेम प्रोसीजर से? आंसर इज यस। जैसे मैंने मेरे मेल को ड्राफ्ट करा, क्या आप अपने मेल को सेम प्रोसीजर से फॉलो करते हो? आंसर इज यस। मतलब जीमेल में चाहे अकाउंट किसी का भी हो, अकाउंट किसी का भी हो, सभी को स्टैंडर्ड वे से उसको ऑपरेट करना है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। समझ में आ रही है बात? तो आते हैं हमारे डिस्कशन पे। तो वेदर जीमेल सेटिस्फाई ऑल दिस 4 कंडीशन, एंड द आंसर इज यस। इसका मतलब जीमेल इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, राइट। तो आज के बाद कोई भी आपको पूछे कि भैया वेदर ये सिस्टम क्लाउड कंप्यूटिंग है कि नहीं, तो ये 4 चीजों को आप देख लेना। कौन कौन सी? एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस, उसके बाद सम कॉमन स्टोरेज स्पेस, यू नीड अ नेटवर्क टू कनेक्ट, एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर ये 4 चीजें उस सिस्टम में दिखाई देती है आपको, तो वो सिस्टम को आंख बंद करके बोल देना, क्या बोलोगे? दैट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। समझ में आ रही है मेरी बात? आराम से लिख लो, जस्ट राइट इट डाउन फॉर रेफरेंस पर्पज, समझने के लिए। ओके, लिख लिया? आगे बढ़ेंगे। तो भाई आपको मोटा मोटी तौर पे समझे कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। सर कुछ और एग्जांपल्स आप दे सकते हो क्या? आंसर इज यस। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव सभी ने इस्तेमाल किया है क्या? गूगल ड्राइव। लेट अस गो टू द वेबसाइट ऑफ गूगल ड्राइव। ओ शिट, इसको बंद नहीं करना था मेरे को। लेट मी जस्ट ओपन अप द नोट पैड। तो गूगल ड्राइव की हम लोग बात कर रहे थे। लेट अस गो टू गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव,
ये सिंबल आया याद में, आ गया समझ में गूगल ड्राइव क्या है? सो लेट अस गो टू गूगल ड्राइव। सर गूगल ड्राइव का इस्तेमाल क्यों हो रहा है इंडिया में? आई मीन व्हाट इज द मेन इंटेंशन ऑफ यूजिंग द गूगल ड्राइव? आपको अपनी फोटोज यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हो, आप अपने वीडियोस को अपलोड करके रख सकते हो, जो भी डेटा आपको ऐसा लगता है कि आपके फोन में स्टोरेज स्पेस खत्म हो गई है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखने की रिस्क नहीं लेना चाहते, आप क्या कर सकते हो, उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके रख सकते हो। तो क्या सर मुझे बताइए, ये जो गूगल ड्राइव है क्या ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल है क्या? आई मीन क्या ये एग्जाम्पल बन सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग का? आंसर देने से पहले सोचिए चार चीजों को। वेदर गूगल ड्राइव इज एनी टाइम एनीवेयर एक्सेसिबल। अब जब मैंने फर्स्ट टाइम गूगल ड्राइव बनाया था तब मैं स्टूडेंट था और तब मैं इस क्लासरूम में नहीं था, बट क्या आज मैं इसको अभी आपके सामने एक्सेस कर रहा हूं? तो एनी टाइम एनीवेयर एक्सेसिबल, यस। अगला पॉइंट, कॉमन स्टोरेज स्पेस। चाहे मैं अपने वीडियोस गूगल ड्राइव पे अपलोड करूं अपने अकाउंट से, चाहे आप अपने इमेजेस वीडियो जो भी है आप अपलोड करो अपने अकाउंट से, क्या सारा का सारा डेटा गूगल के कंप्यूटर पे स्टोर हो रहा है? तो कॉमन स्टोरेज स्पेस सेकंड पॉइंट पे सेटिस्फाई होता है। थर्ड पॉइंट क्या था? इंटरनेट। वेदर आई नीड अ नेटवर्क टू कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या मैं गूगल की सर्विस को एक्सेस कर पाता? आंसर इज नो। तो आई एम नीडिंग इंटरनेट, आई एम नीडिंग अ नेटवर्क टू कनेक्ट टू गूगल। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। समझ में आ रहा है ना? अरे आराम से, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ओके। फोर्थ पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जिस तरह मेरे अकाउंट से मैं किसी फाइल को गूगल ड्राइव पे अपलोड करता हूं, क्या वही प्रोसीजर आपको भी फॉलो करनी पड़ेंगी अपने अकाउंट से गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के लिए? आंसर इज यस। जैसे गूगल ड्राइव में लॉगिन करने की जो प्रोसीजर मुझे फॉलो करनी पड़ी है, क्या आपको भी फॉलो करनी पड़ेंगी? आंसर इज यस। सो इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आ रहा है समझ में? राइट। तो वेदर गूगल ड्राइव इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? आंसर इज यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो सर इसका नाम क्यों ऐसा रखा हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग? सी देखिए, क्लाउड तो आपने मैंने सभी ने बचपन से देखा है। क्लाउड कंप्यूटिंग ये नाम क्यों रखा आप जानते हो? बिकॉज देखिए कोई भी क्लाउड जो ऊपर होता है वो नेकेड आंखों से अगर हमें दिखाई देता है तो हमको अलग एंगल से दिखाई देगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अभी जो क्लाउड ऊपर है वो दिल्ली से किसी और एंगल से दिखाई देगा, पुणे से किसी और एंगल से दिखाई देगा, कोलकाता से किसी और एंगल से दिखाई देगा और हैदराबाद चेन्नई से किसी और एंगल से दिखाई देगा। तो वो तो देखने का नजरिया हो गया, बट क्लाउड इज नॉट चेंजिंग, बट क्लाउड इज नॉट चेंजिंग। इसीलिए ऐसे कंप्यूटिंग सिस्टम जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अकाउंट में अलग अलग वीडियोस होते हैं, मतलब गूगल ड्राइव के एग्जांपल लूंगा, मैं अपने अकाउंट में वीडियोस अपलोड करता हूँ, नोट्स अपलोड करता हूँ, हो सकता है आप अपने अकाउंट में वीडियो अपलोड करो, इमेज अपलोड करो या जो भी आपको ठीक लगता है अपलोड करो, बट गूगल का कंप्यूटर तो चेंज नहीं हो रहा। नथिंग इज चेंजिंग ऑन पार्ट ऑफ गूगल, इट इज वी हु आर यूजिंग दोज अकाउंट्स इन अ डिफरेंट वे। इसीलिए ऐसे कंप्यूटिंग सिस्टम्स का नाम क्या रखा गया है? क्लाउड कंप्यूटिंग। गेटिंग अ वेरी फेयर आइडिया व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? वेरी गुड। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आते हैं आपके चार्ट्स पे। सबसे पहले तो पहला पार्ट खत्म होता है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ये हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आंसर, और वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सर ये आंसर है, इसको हमको देखना है। तो सर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, इसको बताने से पहले आई से है ना बहुत खेलता है आपके साथ। इंस्टीट्यूट की नजर में इसको आराम से लिख लेना, हर जगह रिपीट नहीं करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, ऑब्लिक प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज, जहां कहीं भी ये वर्ड आते हैं इन सभी का मीनिंग सेम है एज फार एज द EIS का सिलेबस इज कंसर्न। भले इसका डिक्शनरी मीनिंग अलग हो सकता है, बट एज फार एज योर सब्जेक्ट इज कंसर्न, जब अब मतलब अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अभी हम आंसर कौन सा पढ़ने वाले? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आ जाए, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? आंसर इज सेम। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? आंसर इज सेम। समझ रहे हो? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? आंसर इज सेम। ये सिर्फ शब्दों का खेल है जो आईसीआई आपके साथ करता है, बाकी कंटेंट वाइज द आंसर इज सेम। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ओके।
चलिए अभी हम लोग आंसर पे जाएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को याद रखने के लिए हमारे पास एक मेमोरी टेक्निक है। न्यूमोनिक वालों में टेक्नोलॉजी वाली टेक्निक में हमेशा इस्तेमाल करता हूँ टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए, बिकॉज कई बार क्या होता है आंसर्स काफ़ी लंबे हो जाते हैं और आपको याद रखने में जो है दिक्कत नहीं आती है। हाल ही में रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें हमारे स्टूडेंट्स के रिलेटेड कम से कम 3 से 4 मेमोरी टेक्निक के आंसर सीधा क्वेश्चन पेपर में उतर गए। तो ऐसे टाइम पे आपको पॉइंट्स याद आने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। बिकॉज इन केस ऑफ EIS बहुत सारे आंसर्स ऐसे हैं ना जहाँ पे सब हेडिंग होगा, मतलब ऐसे सब हेडिंग उसके नीचे एक्सप्लेनेशन, सब हेडिंग फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन। तो ये जो सब हेडिंग है इनके अगर पॉइंट आपको याद आते हैं तो आंसर लिखने में आसानी होती है। तो बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स मैंने डेवलप करी है, नॉट फॉर एवरी आंसर बट फॉर सम इंपॉर्टेंट आंसर्स, ताकि अगर वो एग्जाम में आ गए तो आपको एक एज मिलता है चीज़ें याद आने में। तो वी आर ऑन टू द आंसर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। वेट आई विल जस्ट ओपन अप या। तो यहाँ पे मैं हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग चैप्टर नंबर 4 में मैं हूँ। तो लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, उसका मीनिंग हम समझेंगे, उसके पॉइंट्स को हम देख लेंगे, उसको याद रखने की जो मेमोरी टेक्निक है वो आराम से देखेंगे। सो व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो आपने इसको आराम से लिख लेना है। यहाँ पे देखते हैं, आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर। पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, public relationship officer, you can write when I say as well, public relationship officer is a satku man. Yes, you heard it correct, is a satku man with heavy workload, is a satku man with heavy workload into inverted commas। ये इस आंसर को याद रखने की मेमोरी टेक्निक है। तो एक बार रिपीट करना, क्या लिखा मैंने, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर इज अ सटकू मैन विथ हेवी वर्कलोड। एक बार वापस रिपीट करेंगे, यस, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर इज अ सटकू मैन विथ हेवी वर्कलोड। अभी मेमोरी टेक्निक का क्या होता है कि ये जो फ्रेज आपको मैंने सिखाया है इसमें से कुछ पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन करूंगा, फिर वो पॉइंट्स आपको उन हेडिंग के करस्पॉन्डिंग में लिखना है, फिर वो पॉइंट से वो वर्ड से वो पॉइंट याद आ आएगा धीरे धीरे इसकी आदत होगी। देखिए, पब्लिक स्टैंड्स फॉर पेपर यूज, तो आपको क्या करना है, पब्लिक यहाँ पे लिख देना है पेपर यूज के सामने, ठीक है। देन रिलेशनशिप स्टैंड्स फॉर रेसिलियंसी, तो यहाँ पे रिलेशनशिप को ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आगे क्या था, ऑफिसर, अंडरलाइन ऑफिसर, ऑफिसर स्टैंड्स फॉर ऑन डिमांड, ऑफिसर स्टैंड्स फॉर ऑन डिमांड। आपको एक फेयर आइडिया आया है, मतलब हम उन वर्ड से पॉइंट्स को याद करें, राइट, ऑफिसर, राइट। उसके बाद आगे क्या था, सटकू, सटकू स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। अंडरलाइन मैन, मैन स्टैंड्स फॉर मल्टी टेनेंसी, मैन स्टैंड्स फॉर मल्टी टेनेंसी। और आखिरी में क्या लिखा था, वर्कलोड, वर्कलोड, वर्कलोड स्टैंड्स फॉर वर्कलोड मैनेजमेंट, तो यहां पे लिखेंगे वर्कलोड। हो गया। तो देखिए ये थे टोटल 6 पॉइंट्स आपके इस आंसर से, और उसको हमने याद रखा है हमारे इस मेमोरी टेक्निक से। मतलब मैं समझाऊंगा आराम से, पहले मैं सिखा रहा हूं उसको याद कैसे रखना है। बिकॉज कई बार क्या होता है EIS के सिलेबस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो जरूरी है बट आपकी मेमोरी भी टेस्ट की जाती है, तो ये मेमोराइज करने के लिए कुछ टेक्निक्स हमने आपके लिए डेवलप करी है। तो एक बार उसको रिपीट करेंगे, क्या था, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर इज अ सटकू मैन विथ हेवी वर्कलोड, पब्लिक स्टैंड्स फॉर पेपर यूज, हाँ, रिलेशनशिप स्टैंड्स फॉर रेसिलियंसी, देखें यहाँ पे रिलेशनशिप स्टैंड्स फॉर रेसिलियंसी, ऑफिसर स्टैंड्स फॉर ऑन डिमांड, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोल के आपको याद भी करना है, ऑफिसर स्टैंड्स फॉर ऑन डिमांड, सटकू स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी स्केलेबिलिटी, मैन स्टैंड्स फॉर मल्टी टेनेंसी, और वर्कलोड स्टैंड्स फॉर वर्कलोड मैनेजमेंट, वर्कलोड स्टैंड्स फॉर वर्कलोड मैनेजमेंट। तो आंसर तो हमको पॉइंट से याद हो गया।
अब इसका मतलब हम आराम से समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। मतलब ये आंसर हमको अब मैं कॉन्सेप्ट से करो आराम से, बिल्कुल आराम से। अब उसको याद कैसे करना है वो पॉइंट मैंने आपको बता दिया। करस्पॉन्डिंग उसकी मेमोरी टेक्निक आपको मैंने बता दी। मेमोरी टेक्निक को हम शॉर्ट फॉर्म में एमटी कहते हैं। तो जहां कहीं मैं अब इसके आगे मैं आपको मेमोरी टेक्निक ऐसा कंप्लीट वर्ड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा चलिए एमटी लिखिए। तो एमटी लिखना मतलब ऐसा आपको लिखना है, राइट। तो चलिए अब अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी एकदम आराम से ध्यान देना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि एक आदर्श क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन से गुण होने चाहिए। वो होता है ना कि एक आदर्श बहू में कौन से गुण होने चाहिए, सभी लोगों की, सभी पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन होती है। वैसे एक आइडियल क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन सी बातें होनी चाहिए, इसके रिलेटेड ये आंसर है। अभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो सकता है कि उस क्लाउड में ये सारी बातें हो या इनमें से कुछ बातें हो, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। बट एक आदर्श क्लाउड कंप्यूटिंग में, एक आइडियल क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, कौन से फीचर्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होना चाहिए, इसके रिलेटेड ये आंसर है। ईआईएस में, कंप्यूटर की दुनिया में सबसे पहले पता है आपको समझने का सबसे बड़ा ट्रिक क्या है कि अगर आपको ये समझ जाए कि ये आंसर कहना क्या चाहता है तो आधी लड़ाई तो वहीं जीत जाते हो। समझ में आ रहा है? फेयर इनफ, ओके। सो वी वर ऑन टू इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन द पॉइंट एज वेल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या एग्जामिनेशन में इसी सीक्वेंस में हमको आंसर लिखना है कि जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है? तो आंसर इज नो। आप उसको अपने हिसाब से रीशफल करके भी आंसर के पॉइंट्स को लिख सकते हो। तो टू बी ऑन अ वेरी सेफर साइड आप क्या कर सकते हो कि जो मेमोरी टेक्निक का सीक्वेंस है बस उसी सीक्वेंस में आप आंसर को लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं। मार्क्स आपको 100% अवॉर्ड किए जाएंगे अगर कंटेंट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करेंगे कि एक एक पॉइंट्स को हम लोग आराम से समझेंगे। सबसे पहला, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी? 12th स्टैंडर्ड में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ जी, क्या मतलब है उसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? अच्छा, इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रेच कर पाए, जो स्ट्रेच कर पाए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में इलास्टिसिटी का ये मतलब है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहे जितना एक्सपांड कर सकते हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इमेजिन कीजिए गूगल, ठीक है। अभी गूगल ने जब जीमेल की सर्विस की शुरुआत करी थी तब उसके लिए उन्होंने एक ही कंप्यूटर को वहाँ पे लगाया था। अब जैसे जैसे लोगों में गूगल की, जीमेल की पॉपुलैरिटी बढ़ते गई तो लोगों ने ज़्यादा अकाउंट बनाना स्टार्ट किया, तो डिमांड बढ़ा तो इन्होंने डिमांड के हिसाब से बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे सर्वर वहाँ पे लगा दिए। तो इमेजिन कीजिए ये एक रूम है और इस रूम में सारे के सारे ये जीमेल के सर्वर लगे हुए हैं। ये क्या है सर? जीमेल सर्वर्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? जीमेल के सर्वर। अब बट जीमेल तो काफी पहले स्टार्ट हो चुका है, उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ चुकी। तो क्या लगता है आपको ये एक रूम में जितने सर्वर लगे क्या ये इनफ है या और लगाने पड़ेंगे? और ज्यादा लगाने पड़ेंगे ना। तो गूगल ने क्या करा, ये रूम नंबर 1 था, गूगल ने दूसरा रूम बनाया और उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स रख दिए, सर्वर, टू बी वेरी प्रिसाइज सर्वर रख दिए। ये सेकेंड रूम, और डिमांड बढ़ी तो और रूम बना दिया और सर्वर लगा दिए, और डिमांड बनी तो और रूम बनाए और सर्वर बना दिए। तो अगर आप एक चीज समझ पा रहे हो तो गूगल के हाथ में जितना पैसा है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उतना वो अपने क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को एक्सपांड कर पाएगा, उतनी ही बड़ी वो सर्विस के दायरे को बढ़ा पाएगा। और इसी फीचर को हम कहते हैं इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो जितना गूगल के पास पैसा है उतना वो रूम बढ़ाते जाएगा और नए कंप्यूटर लगाते जाएगा, रूम बढ़ाते जाएगा या नए कंप्यूटर लगाते जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जितनी पैसे देने की ताकत है उतना वो उसको एक्सपांड कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आंसर इज यस। तो उस पॉइंट का ये मीनिंग था। आगे देखेंगे हम। द नेक्स्ट पॉइंट इज पे पर यूज। द नेक्स्ट पॉइंट इज पे पर यूज। पे पर यूज का मतलब है जितना इस्तेमाल किया बस उतने के ही पैसे देना। जैसे हाल ही में आपने डिश टीवीज में, अगर आपके घर में टाटा स्काई, डिश टीवी जो भी है, D2H,
उन सभी की अगर आप ऐड देखो या चैनल के पैकेज देखो तो वो लोग एडवर्टीजमेंट कैसे करते कि जितना आप देखते हो बस उसी के पैसे देना, पे पर यूज, यू हैव टू पे फॉर दैट ओनली फॉर व्हाट यू यूज इट। सर नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ आराम से। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ जीमेल ओनली। देखिए जीमेल को लेकर के ही हम इस आंसर को समझेंगे, बिकॉज क्या होता है कि एक एग्जांपल को देने से आपको चीज़ों की क्लैरिटी हो जाती है। जीमेल में पे पर यूज मॉडल है क्या? आप बोलोगे सर हमने तो जीमेल के लिए कभी पेमेंट करा ही नहीं, बिकॉज जीमेल के लिए आपने पेमेंट नहीं करा बिकॉज जीमेल आपको यूज करने के लिए फर्स्ट 15 GB फ्री देता है, फर्स्ट 15 GB फ्री देता है। देखिए एग्जांपल स्क्रीन पे, आई विल गो टू जीमेल अगेन। ओके, तो जीमेल का अकाउंट जब से आपने बनाया तब से अब तक क्या आपने एक भी रुपया पे करा है क्या जीमेल को? आंसर इज नो। तो यहाँ नीचे आते हैं, जरा देखते हैं जो मैं बात कह रहा हूँ। यहाँ पे नीचे कुछ गूगल ने लिखा है, जरा आराम से आप इसको पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है? 14.73 GB ऑफ 15 GB यूज्ड। 14 मतलब ऑलमोस्ट 98% ऑफ 15 GB यूज। इसका मतलब मैंने जब से जीमेल चालू किया तब से लेके अब तक मेरे जीमेल अकाउंट में कितना डेटा भर चुका है? 14.73 GB। और मेरा फ्री यूज करने का लिमिट कितना है? 15 GB। इसका मतलब जिस दिन मेरा ये 15 GB पूरा फ्री हो जाएगा, आई मीन जिस दिन मेरा ये जो 15 GB है ये पूरा इस्तेमाल हो जाएगा, उस दिन के बाद ना मैं कोई नया मेल कर पाऊंगा जीमेल पे, ना ही जीमेल में मेरे मेल में कोई नया जीमेल का ईमेल या कहीं से भी ईमेल आने का सर्विस बंद हो जाएगा। तो सर फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे गूगल को कॉल करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा जो है 15 GB का फ्री स्टोरेज अब खत्म हो चुका है, प्लीज आई वांट एक्स्ट्रा स्टोरेज। फिर फॉर दैट आई हैव टू मेक पेमेंट टू जीमेल। समझ में आ रहा है? तो आज तक आपको जीमेल को पैसा देने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी बिकॉज आपका 15 GB यूज ही नहीं हुआ है। अब मेरा देखिए 98% यूज हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट अगले 1 साल में मुझे जीमेल को पैसा देना होगा। बट क्या लगता है आपको मैं कितने का पैसा दूंगा जीमेल को? कितने GB का पैसा दूंगा जीमेल को? तो जीमेल कहता है जितना GB आप इस्तेमाल करना चाहते हो बस उतने के ही पैसे दो। तो ये होता है पे पर यूज। यू हैव टू पे फॉर दैट व्हाट यू एग्जैक्टली यूज। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, पेपर यूज। सो भाई ये था पेपर यूज का मॉडल। अब बात करते हैं ऑन डिमांड। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड का मतलब होता है कि जीमेल की जो सर्विस है ये जब भी आप उसको एक्सेस करते हो वो सर्विस आपको वहां मिलती है। यू जस्ट ओपन अप द जीमेल एंड इट इज देयर। जैसे मैंने घर से तो जीमेल ओपन करके नहीं लाया था, मैंने आपके सामने यहाँ पे जीमेल को ओपन करा, तो व्हेन आई डिमांड द सर्विस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द सर्विस इज अवेलेबल टू मी। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ऑन डिमांड। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ऑन डिमांड। क्या ऐसा कभी आपको अनुभव आया है क्या कि जीमेल पे आप गए और वहां पे लिख के आया आज जीमेल की छुट्टी चल रही है, प्लीज 2 दिन बाद कॉन्टैक्ट करना? ऐसा कभी होता है क्या? आंसर इज नो। यू जस्ट गो टू इंटरनेट, आप जीमेल टाइप करते हो, क्लिक दबाते हो, एंटर दबाते हो एंड द जीमेल सर्विस इज देयर। तो ये होती है ऑन डिमांड। तो एक आदर्श क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस कैसे चाहिए? ऑन डिमांड सर्विस। आप बस सर्विस को डिमांड करो और वो सर्विस वहां पे मौजूद है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये था मतलब ऑन डिमांड सर्विस का। आगे देखेंगे रेसिलियंसी। रेसिलियंसी, रेसिलियंसी का मीनिंग होता है सर रोबस्ट। रेसिलियंसी का मतलब होता है रोबस्ट, मतलब बहुत ही पक्की सर्विस, बहुत ही पक्की सर्विस। या फिर हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, आपको मैं लिख के दिखाता हूं। टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं 0% डाउन टाइम। 0% डाउन टाइम। मुझे बताइए जब से आपने जीमेल को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने जीमेल के साइट को जाके विजिट किया और वहां पे ऐसा लिखा है ओहो सॉरी द साइट इज क्रश्ड, या जीमेल माल फंक्शन कर रहा है, या जीमेल में कुछ गड़बड़ी आ रही है? ऐसा कभी हुआ है? आंसर इज नो। रेसिलियंसी का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम। मतलब जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, हमारे एग्जांपल में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन है? गूगल है। तो गूगल ने एक बहुत ही अच्छी सर्विस बनाई है, तो उसका मेंटेनेंस भी वो बहुत अच्छा करता है, और दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग, अरबों खरबों लोग रोज जीमेल को एक साथ एक्सेस करते हैं, फिर भी जीमेल की सर्विस बंद नहीं होती,
फिर भी जीमेल की सर्विस खराब नहीं होती। तो जीमेल की सर्विस कैसी है? रेसिलियंट है, रोबस्ट है, बहुत ही स्ट्रांग है। आ रहा है समझ में? हम आंसर क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड। तो एक आदर्श क्लाउड कंप्यूटिंग कैसा होना चाहिए? रोबस्ट, स्ट्रांग, जिसमें कोई भी फ्लॉ नहीं हो, फ्लॉलेस सर्विस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिलियंसी। तो क्या जीमेल में रेसिलियंसी का फीचर है? हाँ। गूगल ड्राइव में रेसिलियंसी का फीचर है? आंसर इज यस। देखते हैं। अब बात करेंगे मल्टी टेनेंसी की। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मल्टी टेनेंसी? भाई मल्टी टेनेंसी का मतलब होता है मल्टी डिवाइस सपोर्ट। मल्टी डिवाइस सपोर्ट। मुझे बताइए, क्या आपका जो जीमेल है वो स्मार्टफोन पे चलता है? यस चलता है। क्या आपका जीमेल टैबलेट पे चलता है? जी चलता है। क्या आपका जीमेल लैपटॉप पे चलता है? हाँ चलता है। क्या आपका जीमेल डेस्कटॉप पे चलता है क्या? यस चलता है। क्या आपका जीमेल सिर्फ इंडिया के कंप्यूटर्स पे चलता है कि पूरे वर्ल्ड और के कंप्यूटर पे चलता है? पूरे वर्ल्ड और के कंप्यूटर पे चलता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी टेनेंसी। मल्टी टेनेंसी का मतलब होता है मल्टी डिवाइस सपोर्ट। आ रहा है समझ पे? सो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट। ये बहुत मस्त पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से देखना। इसी डायग्राम को हम वापस इस्तेमाल करेंगे। ये रूम 1 था। सो दिस इज सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी, सर्वर डी, सर्वर ई। अब इमेजिन करना, जीमेल में इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है? मोदी जी कहते हैं ना 125 करोड़ देशवासी, वो अब 130 करोड़ के आगे निकल चुके हैं। जी हाँ, लेटेस्ट फिगर इज 130 करोड़। और अभी जस्ट 2020 के आसपास अभी वापस से पॉपुलेशन का ये होगा, क्या कहते हैं उसको, जनगणना, पॉपुलेशन सेंसस का वापस काउंटिंग होगा। तो इमेजिन कीजिए, जब जीमेल की शुरुआत हुई थी तब कुछ लोग ही जीमेल को जानते थे, तो एक ही सर्वर ए वॉज इनफ फॉर जीमेल। अब जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, जीमेल की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तो ये सर्वर की कैपेसिटी फुल होने लगी। तो जैसे जैसे सर्वर की कैपेसिटी फुल होने लगी तो क्या होगा, जब सर्वर ए फुल हो जाएगा तो उसका लोड ऑटोमेटिकली सर्वर बी पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब हर वो नया अकाउंट, हर वो नया सर्विस जो जीमेल में आएगा वो अब सर्वर बी में रहेगा। जब सर्वर बी फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? सर्वर सी पे। जिस दिन सर्वर सी फुल हो जाएगा ऑटोमेटिक शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? सर्वर डी पे। और जिस दिन सर्वर डी फुल हो जाएगा ऑटोमेटिक शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? सर्वर ई पे। ये इस चीज को हम कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्कलोड मैनेजमेंट। हो सकता है कि आपका अकाउंट सर्वर ए पे बना था, बट आज क्योंकि सर्वर ए फुल हो चुका है, आपकी सारी डिटेल सर्वर जेड पे शिफ्ट हो गई है। ये आपको चीज पता भी नहीं चलती। सर ये कौन करता है? गूगल हैंडल करता है। आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लाउड? आदर्श क्लाउड में क्या होना चाहिए गूगल को पता है। इसीलिए वो वर्कलोड मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। और आपको समझ में नहीं आता है कि मैं सर्वर ए पे हूं या मैं सर्वर जेड पे हूं, या मैं आधा यहां हूं या आधा मैं वहां हूं। समझ में आ रहा है? तो ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ये ऑटोमेटिक होती है और ये बहुत ही सही होती है। बिकॉज रेसिलियंसी का भी तो फीचर है ना, जीरो डाउन टाइम विदाउट एनी फ्लॉ। समझ में आ रहा है? तो कमिंग बैक टू दैट आंसर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? एक बार हाँ मेरे साथ रिपीट करेंगे, पूरे एमटी को एक बार पढ़ेंगे। पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर इज अ सटकू मैन विथ हेवी वर्कलोड। पब्लिक स्टैंड्स फॉर पेपर यूज, रिलेशनशिप स्टैंड्स फॉर रेसिलियंसी, ऑफिसर स्टैंड्स फॉर ऑन डिमांड, सटकू स्टैंड्स फॉर स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, मैन स्टैंड्स फॉर मल्टी टेनेंसी एंड वर्कलोड स्टैंड्स फॉर वर्कलोड मैनेजमेंट। आई अंडरस्टैंडिंग? तो जहां कहीं भी एमटी वाले आंसर है हम उसको इसी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। पहले उसको एमटी से याद करेंगे, फिर पॉइंट्स को समझेंगे और फिर आप और मैं मिलकर उसको रिवाइज करके खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो जरा इस आंसर को अच्छे से रीड कर लेना और जो मैंने मतलब बताया वो आप उसको वहां पे अच्छे से देख लेना। जस्ट लुक एट इट।
Getting the answer? What is a public? I mean, what do you understand by the term cloud computing, and what are the characteristics of cloud computing? तो चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट आंसर पे आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके बाद हमने क्या देखा कि एक आदर्श क्लाउड कंप्यूटिंग में गुण क्या होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स के जगह पे 3 और वर्ड कौन से आ सकते हैं? एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो फीचर्स, या फिर प्रॉपर्टीज, या फिर एट्रीब्यूट्स। आंसर इज सेम, दैट इज फॉर श्योर क्लियर। पूरे EIS में ये चारों वर्ड का इंटरचेंजेबिलिटी होगा, अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड इस्तेमाल होंगे, बट वेर एवर आंसर इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ही फीचर, मतलब ही एट्रीब्यूट्स एंड मतलब ही प्रॉपर्टीज। अब हम लोग वापस एक बार चार्ट्स पे आएंगे। अब हम लोग एक पार्ट पे जाएंगे जिसका नाम है तो ये देखिए चार्ट्स आपके सामने। तो अभी अभी हमने इस आंसर को कंप्लीट किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में हम लोग बाद में जाएंगे। अभी हम लोग जाएंगे अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड। अभी तक देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एक आदर्श क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन से गुण होने चाहिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कितने टाइप के क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं, आई मीन क्लाउड कंप्यूटिंग के सिस्टम्स होते हैं। सो देर आर 4 टाइप्स। प्राइवेट क्लाउड, यहाँ पे देखिए प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। एक बार रिपीट करेंगे, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। गेटिंग द पॉइंट? तो ये 4 टाइप के क्लाउड है। अब इनमें हमको क्या क्या देखना है, इन सभी में हमको ये 3 कॉमन आंसर देखने। देखिए प्राइवेट क्लाउड में हमको क्या क्या देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइवेट क्लाउड, एक आदर्श प्राइवेट क्लाउड में क्या गुण होने चाहिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। पब्लिक क्लाउड में सेम आंसर्स, मतलब कंटेंट अलग होगा बट आंसर का टाइटल सेम है, क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। कम्युनिटी क्लाउड में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और सेम पैटर्न फॉलो होगा कहाँ पे? हाइब्रिड क्लाउड पे। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये पॉइंट है, एग्जाम्पल देंगे, मजा आएगा आपको पढ़ के, ध्यान देना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो टाइप्स है ना, टाइप्स, दिस टाइप्स आर क्लासिफाइड ऑन व्हाट बेसिस, कौन से बेसिस पे ये 4 का क्लासिफिकेशन हुआ है? तो एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मतलब कौन से टाइप के लोग क्लाउड को एक्सेस करते हैं, उनके एक्सेस करने के तरीके को लेकर के उस पे बेस्ड 4 टाइप के क्लाउड कंप्यूटिंग को बनाया गया है। वापस एक बार कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मेरी जो बोल रहा हूं वो क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला, क्या बोला? कौन से लोग क्लाउड को एक्सेस कर रहे हैं, कौन से टाइप के लोग? आप, मैं, मोदी जी, CA इंस्टीट्यूट, डोनाल्ड ट्रंप, इंडियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, रशियन, कौन से टाइप के लोग क्लाउड को एक्सेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से क्लाउड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो व्हाट इज द क्रक्स हियर? एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से 4 टाइप में क्लाउड को डिवाइड किया गया है। सो लेट अस सी व्हाट आर द 4 टाइप्स। पहला था प्राइवेट क्लाउड, फिर उसके बाद में है पब्लिक क्लाउड, उसके बाद में है कम्युनिटी क्लाउड, और लास्ट में है हाइब्रिड क्लाउड। 4 टाइप कौन कौन से? सर बहुत सिंपल है, प्राइवेट, पब्लिक, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड। तो सर हमको सबसे पहला और जो सबसे सिंपल हमको जो समझ में आता है वो है पब्लिक क्लाउड। हम पब्लिक क्लाउड की बात करेंगे। तो सर पब्लिक क्लाउड, अभी हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स है तो इन सभी में वो गुण तो है ही। सर कौन से गुणों की बात कर रहे हो आप? अभी नहीं आंसर पढ़ा था, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, पेपर यूज, इलास्टिसिटी, स्केलेबिलिटी, वो सारे के सारे 6 पॉइंट्स इन चारों क्लाउड कंप्यूटिंग में तो है ही, बट इनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनमें कुछ स्पेशल और गुण भी है। मैं रिपीट करूंगा, ये जो 4 टाइप के क्लाउड है, पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी, हाइब्रिड, इन सभी टाइप के क्लाउड में वो जो पीछे आंसर देखा ना पब्लिक रिलेशनशिप वाला, वो चारों में, इन चारों में वो 6 पॉइंट तो है ही, प्लस इन चारों में अपने अलग अलग स्पेशल पॉइंट्स भी हैं। तो सर हमारा फोकस क्या होगा? उन स्पेशल पॉइंट्स को ध्यान रखना, बिकॉज
वो जनरल आंसर तो इनको एप्लीकेबल है ही, प्लस इनके अपने अलग स्पेशल पॉइंट्स है। आंसर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अभी वो टाइप क्या है वो मैंने आपको नहीं समझाया, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। गेटिंग दैट पॉइंट। अब बात करेंगे सबसे पहले पब्लिक क्लाउड की। तो सर पब्लिक क्लाउड क्या क्लाउड है? आंसर इज यस। मतलब क्या सर पब्लिक क्लाउड में भी एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस है? हाँ है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है? हाँ है। यू नीड एन इंटरनेट टू कनेक्ट? यस। और क्या था सर? एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस। और पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर वाला सारा आंसर इस पब्लिक क्लाउड में एप्लीकेबल है ही। तो सर फिर इसमें नया क्या है? पब्लिक क्लाउड वो क्लाउड है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। मैंने बताया आपको क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? एक्सेसिबिलिटी पे। तो पब्लिक क्लाउड सर कौन सा क्लाउड है? ऐसा क्लाउड जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। सर मैं एक्सेस कर सकता हूं, आप एक्सेस कर सकते हो, आपके पापा मम्मी एक्सेस कर सकते हैं, मेरे पापा मम्मी एक्सेस कर सकते हैं, भारत की पूरी जनता 125 करोड़ देशवासी उस क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं, इवन डोनाल्ड ट्रंप उस क्लाउड को एक्सेस कर सकता है। ऐसा क्लाउड जिसको पूरी दुनिया जनरल पब्लिक एक्सेस कर सकती, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एनीबॉडी कैन एक्सेस। ऐसे क्लाउड को हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक क्लाउड। सर व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल? एक एग्जांपल हम ऑलरेडी ले ही रहे कितने टाइम से, जीमेल। क्या जीमेल में ऐसी रोक टोक है क्या? क्या इंडिया वाले एक्सेस नहीं करेंगे, पाकिस्तान बैन, हाँ रशिया वाले के लिए अलग एक्सेस? ऐसा नहीं है, एनीबॉडी कैन एक्सेस। अनदर एग्जांपल सर गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव सर, गूगल ड्राइव को कोई भी एक्सेस कर सकता है क्या? आंसर इज यस, कोई भी एक्सेस कर सकता है। अनदर एग्जांपल ऑफ अ वेरी फेमस एग्जांपल, AWS, Amazon वेब सर्विसेज। Amazon.com का नाम सुना है अपने इंडिया में? दैट इज Amazon.in। तो Amazon.com का, Amazon इस कंपनी का एक और सिस्टर कंसर्न है जिसका नाम है Amazon वेब सर्विसेज। और ये जो सिस्टर कंसर्न है, इनका काम है लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस देना। जी हाँ, इनका क्या काम है? क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस देना। तो ये जो Amazon वेब सर्विसेज है, AWS, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक क्लाउड। इसको मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ, आप भी एक्सेस कर सकते हो, ICI भी एक्सेस कर सकती है, आपके घर वाले भी एक्सेस कर सकते हैं, आपका बाजू वाला भी एक्सेस कर सकता है। एनीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन एक्सेस AWS, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक क्लाउड। चलिए आपको AWS के साइट पे मैं ले जाता हूँ। कहाँ चला गया? ओके, यहाँ पे है ये। आई विल जस्ट टेक यू टू AWS का साइट, ठीक है? Amazon वेब सर्विसेज, इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक क्लाउड। देखिए Amazon वेब सर्विसेज आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है? Amazon Web Services is a subsidiary of Amazon that provides on-demand cloud computing platform and API। ये क्या होता है बाद में देखेंगे। To individual companies and governments on a metered pay as you go। Pay as you go का क्या देखा था? Pay per use, राइट? तो देखिए क्या मैं इस क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस कर पा रहा हूँ क्या? अगर मैं इस वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके, अगर ये वेबसाइट यहाँ पे एक्सेस हो रही है, इसका मतलब ही मैं AWS को एक्सेस कर पा रहा हूँ, और आपके सामने मैंने इसको एक्सेस किया है। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक क्लाउड। अब सर इसमें क्या करना है क्या नहीं करना वो हम बात की बात करेंगे, बट क्या मैं इसको एक्सेस कर पाया? हाँ। क्या आप एक्सेस कर पाओगे? आप कर पाओगे क्या? क्या लगता है आपको? अरे हाँ तो बोलो, खुद पे तो इतना भरोसा रखो, कर पाओगे ना? वर्चुअल स्टूडेंट्स, क्या आप अभी AWS को एक्सेस कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो AWS इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक क्लाउड। जनरल पब्लिक के लिए ओपन है, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई स्पेशल ऐसा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ अ क्लाउड इज कॉल्ड एज अ पब्लिक क्लाउड। दिस टाइप ऑफ क्लाउड इज कॉल्ड एज अ पब्लिक क्लाउड। अभी सर हमको यहाँ पे क्या देखना है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक आदर्श क्लाउड में कौन से गुण होने चाहिए? आदर्श वो कौन से वाला क्लाउड? पब्लिक क्लाउड में कौन से गुण होने चाहिए, उसके रिलेटेड आंसर अभी हमको देखना है। दैट्स इट। तो वी विल जस्ट गो टू दैट पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक क्लाउड। सर कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है?
कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग होता है आदर्श पब्लिक क्लाउड में। तो क्या सर इस पब्लिक क्लाउड में वो पब्लिक रिलेशनशिप वाला ऑफिसर जो आंसर हमने पीछे देखा था, क्या वो भी पॉइंट्स हम लिख सकते हैं क्या? आंसर इज यस, वो पॉइंट भी आप लिख सकते हो, बट इस पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक क्लाउड है तो इसके अपने कुछ स्पेशल पॉइंट है। वो स्पेशल पॉइंट क्या है? वो ये है। सो लेट अस सी, सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है हाईली स्केलेबल। सर हाईली स्केलेबल के मतलब का क्या? वही अपना पॉइंट, इलास्टिसिटी, स्केलेबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्लाउड कैन बी एक्सपांडेड एज मच एज द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कैन। तो क्या क्लाउड, ये जो पब्लिक क्लाउड है, ये भी एक्सपांड हो सकता है? यस, सो इट इज हाईली स्केलेबल। नेक्स्ट पॉइंट, अफोर्डेबल। पब्लिक क्लाउड क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए है, इसलिए ये बहुत ही लो कॉस्ट सर्विस होती है। एग्जांपल लीजिए जीमेल का, पहला 15 GB तो आपको पैसा ही देना नहीं है, और उसके बाद भी आगे का बहुत सस्ता आपको मिलेगा। अगर मैं AWS का एग्जांपल लूँ, Amazon वेब सर्विसेज का, तो उसका ₹50 है फॉर एवरी GB। जी हाँ, मतलब अगर आप 50 GB का इस्तेमाल करना चाहते हो AWS पे, तो 50 GB इंटू ₹50, दैट इज जस्ट ₹2500 फॉर अ ईयर। पर डे नहीं बोल रहा हूँ, पर ईयर की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये सस्ता है यार? 50 रुपए में 1 GB आपको साल भर के लिए मिल रहा है। स्टोरेज स्पेस की बात करो, स्टोरेज स्पेस की, तो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। और अगर जीमेल, गूगल की देखो आप, कितनी सारी सर्विसेज तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे बताइए, गूगल का सर्च इंजन, सर्च करने के क्या आपको कुछ पैसे लगते हैं? बिल्कुल नहीं। इवन गूगल का सर्च इंजन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। तो अफोर्डेबल आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, एंड दैट इज लेस सिक्योर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लेस सिक्योर? सर क्या कुछ आप बता सकते हो इसके बारे में? देखिए, लेस सिक्योर का मतलब क्या है? ओके, यहां पे देखिए मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हाट हैपन, ये यूज क्यों नहीं हो रहा है? ओके, लेस सिक्योर, मैं इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। लेस सिक्योर इज ऑल अबाउट एंड एवरीथिंग टू डू विथ डेटा प्रोटेक्शन। एवरीथिंग टू डू विथ डेटा प्रोटेक्शन। सर इसका क्या मतलब है? जीमेल में क्या आपका पर्सनल डेटा है? हाँ, आपके ईमेल्स है, आपका फोटो है। जीमेल को ओपन करते हो, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, फिर मेल फीमेल आपका जेंडर भी आपने बताया हुआ, तो क्या आपका पर्सनल डेटा है वहाँ पे? आंसर इज यस। फिर इंस्टीट्यूट से आया हुआ आपका रजिस्ट्रेशन का मेल है वहाँ पे, सेल्फ सर्विस पोर्टल का आया होगा ना वेरिफिकेशन के लिए, OTP वगैरह आता है, उसका भी मेल होता है। तो क्या आपका डेटा गूगल के पास है? हाँ। तो मुझे बताइए, क्या आपके मन में कभी ऐसा डाउट आया कि कल चल के गूगल ने उसकी दुकान बंद कर दी, या गूगल ने बोला कि चलो मेरे को जीमेल की सर्विस बंद करना है, तो आपके डेटा का क्या होगा? क्या इसका कोई सोल्यूशन है? आंसर इज नो। आपने अभी ऐसा कभी, सर ऐसा तो डाउट ही नहीं आया हमारे मन में, क्यों नहीं आया? बिकॉज गूगल इज अ रेप्यूटेड कंपनी। बट क्या रिस्क है? क्या उधर रिस्क है ना, आपका पर्सनल डेटा किसी और के पास है। अपने जीमेल के एग्जांपल में आपका डेटा किधर है? US में है, गूगल के पास। तो अगर सपोज अभी जैसा पीछे हो गई थी सिचुएशंस, अमेरिका वर्सेस साउथ कोरिया, अगर ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो भी है, अगर इनमें न्यूक्लियर वॉर होता है और उन्होंने अमेरिका को बम पाड़ के उड़ा दिया, तो अगर अमेरिका उड़ गया तो क्या गूगल का सर्वर भी उड़ जाएंगे? आंसर इज यस। और अगर गूगल के सर्वर उड़ गए तो आपके डेटा का क्या होगा? आपका डेटा भी गया। तो डेटा प्रोटेक्शन के नजरिए से पब्लिक क्लाउड इज लेस सिक्योर, बिकॉज डेटा आपके कंट्रोल में नहीं है। डेटा किसके कंट्रोल में है? गूगल के कंट्रोल में है। AWS, आपको मैं एग्जांपल दे दूं, रिलायंस जो कंपनी अपने इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेट, रिलायंस ने अपना 75% अपना डेटा कहाँ पे रखा हुआ है? AWS के सर्वर पे। मतलब कल चल के अगर अमेजॉन कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, कल चल के अमेजॉन की कंपनी बर्बाद हो जाए, सर्वर टूट जाए, खराब हो जाए, तो मुकेश अंबानी रोएंगे, ओ हो क्या हो गया, क्योंकि उनका 75% डेटा किधर है? अमेजॉन के पास। सो क्या डेटा सिक्योरिटी को लेकर के थोड़ा सा लेस सिक्योर है? आंसर इज यस। सर रीजन क्या है? आपका डेटा किसी और के पास है और वो कोई और आपके कंट्रोल से बाहर है। अगला, हाईली अवेलेबल। हाईली अवेलेबल का मतलब है ऑन डिमांड सर्विस। देखा था ना पेपर यूज के इसमें ऑन डिमांड। तो हाईली अवेलेबल का मतलब क्या है सर?
ये जो सर्विस है ये जीरो डाउन टाइम पे काम करता है, मजबूत है, रेसिलियंट सर्विस है, ऑन डिमांड है। मतलब ऐसा है क्या कभी कि जीमेल को छुट्टी है, गूगल का सर्च इंजन नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होता। इट इज ऑलवेज अवेलेबल, वेन एवर यू वॉन्ट दैट सर्विस इज अवेलेबल, इट इज कॉल्ड एज हाईली अवेलेबल। आगे स्ट्रिंजेंट एसएलए, स्ट्रिंजेंट एसएलए सर, एसएलए का यहाँ पे फुल फॉर्म है सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। एसएलए का फुल फॉर्म क्या है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखिए जब भी आपने गूगल का या जीमेल का अकाउंट बनाया होगा तो अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेदर यू एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, वेदर यू एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया होगा, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया होगा, व्हाट्सएप का अकाउंट बनाया होगा, क्या सभी में वो टर्म्स एंड कंडीशन का पॉइंट आता है? वो आता है ना, ऐसे छोटा सा बॉक्स होता है और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखी होती है और आपको इसको टिक करना होता है और उसके बाद ही आपका अकाउंट बनाया जाता है। तो ये जो आप टिक कर रहे हो ना, इट इज नथिंग बट द सर्विस लेवल एग्रीमेंट, इट इज नथिंग बट द सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर इस सर्विस लेवल एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है? कुछ नहीं, इसमें सब कुछ लिखा होता है कि गूगल आपके सर्वर को, आपके डेटा को कैसे मेंटेन करेगा। अगर मैं जीमेल के एग्जाम करूँ तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या लिखा होता है कि गूगल आपके सर्विसेज को आपके डेटा का इस्तेमाल कैसे करेगा। इन केस ऑफ एनी लॉस गूगल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आपके डेटा की जिम्मेदारी ये आपकी, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अब क्योंकि ये पब्लिक क्लाउड है तो इसको दुनिया भर के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दुनिया भर के लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है ये ऐसा लूज होना चाहिए या ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए? ऑब्वियसली उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है बहुत ही क्लियर होने चाहिए। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, आप अपने किसी घर के आदमी से बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ वाला एग्रीमेंट, और किसी बाहर वाले आदमी के साथ आप बिजनेस कर रहे हो उसके साथ वाला एग्रीमेंट, ज़्यादा स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट कौन सा होगा? घर वालों के साथ या बाहर वालों के साथ? घर वालों के साथ या बाहर वालों के साथ? आंसर इज बाहर वालों के साथ। वाई? बिकॉज उधर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही क्लियर रखोगे, स्ट्रिक्ट रखोगे, स्ट्रिंजेंट रखोगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए पब्लिक क्लाउड का एक फीचर क्या है कि उसका जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है वो कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रिक्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिंजेंट एसएलए। समझ में आ रहा है? तो व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक क्लाउड? देखिए, हाईली स्केलेबल, अफोर्डेबल, लेस सिक्योर, हाईली अवेलेबल एंड स्ट्रिंजेंट एसएलए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये था आंसर रिलेटेड टू पब्लिक क्लाउड। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्लाउड पे, फिर उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? रीडिंग का टाइम मिलेगा आपको, आराम से इसको रीड कर लेना। पहले हम कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, ठीक है? तो ये थी अब तक की कहानी अबाउट रिलेटेड टू पब्लिक क्लाउड। अब सर बात किसकी करेंगे हम? प्राइवेट क्लाउड की। प्राइवेट क्लाउड। तो सर व्हाट इज अ प्राइवेट क्लाउड? प्राइवेट क्लाउड इज अपोजिट ऑफ पब्लिक क्लाउड। इसके नाम में लिखा हुआ है। प्राइवेट क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है कि जहां जिस क्लाउड को एक्सेस सिर्फ प्राइवेट लोग करेंगे। मेरा अपना क्लाउड, मेरा अपना क्लाउड, इसको कोई और एक्सेस नहीं करेगा, सिर्फ मैं ही एक्सेस करूंगा, मैं या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसको एक्सेस करेंगे। इस टाइप के क्लाउड को हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट क्लाउड। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अभी हमारे क्लासेस है रचेंद्र मुंदड़ास क्लासेस। अभी हमने क्या करा? हमने अपना एक सर्वर बनाया। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि क्या करा? हमने अपना एक सर्वर खुद खरीद लिया, ठीक है? उस सर्वर को हमने EIS से जोड़ दिया, ठीक है? हमने क्या करा? उस सर्वर को हमने इंटरनेट से जोड़ दिया। अभी हो क्या रहा है कि उस सर्वर को, उस क्लाउड सर्वर को एक्सेस कौन कर रहा है? मैं या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग। आपको इसका एक्सेस नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को इसका एक्सेस नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को इसका एक्सेस नहीं है। तो इस टाइप के क्लाउड को हम लोग क्या बोलेंगे? भले ही वो इंटरनेट पे है बट उसको एक्सेस कौन कर रहा है? मैं या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग। तो भाई इस टाइप के क्लाउड को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइवेट क्लाउड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
प्राइवेट क्लाउड। आ रहा है समझ में? पब्लिक क्लाउड में क्या हो रहा था सर, एनीबडी वाज एबल टू एक्सेस। प्राइवेट क्लाउड में क्या हो रहा है, मैं या मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग अगर उस क्लाउड को एक्सेस कर पा रहे हैं तो ऐसे क्लाउड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट क्लाउड। आ रही है बात समझ में? इसलिए आपको पहले मैंने पब्लिक समझाया ताकि फिर प्राइवेट का वो इफेक्ट आपको पता चले। तो नाउ लेट अस गो टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज फार एज योर प्राइवेट क्लाउड इज कंसर्न। लेट अस से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइवेट क्लाउड। देखिए स्क्रीन पे जरा क्या दिख रहा है आपको, इसको जरा मैं ये कर दूं। प्राइवेट क्लाउड की बातें हो रही है यहां पे। तो सबसे पहले बात होगी सिक्योर। पब्लिक क्लाउड में क्या था, लेस सिक्योर। प्राइवेट क्लाउड में क्या है, सिक्योर। सर ऐसा क्यों? बिकॉज प्राइवेट क्लाउड में एक्सेस कौन कर रहा है, मैं। इस क्लाउड को बनाया किसने है, मैंने। इसके ऊपर का जो डेटा है इसको कौन एक्सेस कर रहा है, मैं या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग। तो क्योंकि ये डेटा मेरे ही कंट्रोल में है, इसको मैं ही एक्सेस कर रहा हूं, तो थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो एज कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड डेटा प्रोटेक्शन ज्यादा किधर है, डेटा ज्यादा प्रोटेक्टेड कहां है, प्राइवेट क्लाउड में। इसलिए आपको ऑप्शन आंसर क्या दिख रहा है, सिक्योर। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है सेंट्रल कंट्रोल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सेंट्रल कंट्रोल? सेंट्रल कंट्रोल का मीनिंग है कि ये जो क्लाउड मैंने बनाया है इसका मैनेजमेंट कौन देखने वाला है, मैं। इसके ऊपर का जो डेटा पॉलिसी है इसको एक्सेस कौन करेगा, इसका मेंटेनेंस कौन करने वाला हो, मैं करने वाला हूं। तो ये क्लाउड क्या पूरी तरह मेरी कंट्रोल में है, क्या पूरी तरह मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पावर में है? आंसर इज यस। सो द कंट्रोल इज सेंट्रल कंट्रोल, वन हैंडेड कंट्रोल, बिकॉज ये प्राइवेट है, बिकॉज ये प्राइवेट है। आगे वीक एसएलए। पब्लिक क्लाउड में एसएलए कैसे थे सर? एसएलए का मीनिंग क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। तो पब्लिक क्लाउड में एग्रीमेंट कैसे थे, स्ट्रिक्ट थे। बट अब क्योंकि ये जो क्लाउड है ना ये मैंने ही बनाया है, तो मैं अपने आप से स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट करूंगा या वीक एग्रीमेंट करूंगा, तो थोड़ा बहुत 19-20 चल जाएगा। सी देखिए प्रैक्टिकल में कैसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं ना वो खुद नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, आईटी कंपनी को बोलते हैं कि तुम हमको क्लाउड बना के दे दो। अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो हमारे ऑफिस के लिए, जैसे मैंने बताया कि रचिन मद्रास क्लासेस के लिए हमने अपना क्लाउड बनवाया, तो मैंने नहीं बनाया, मैंने एक आईटी कंपनी से बनवा के लिया है। एग्जाम्पल लेते, मैंने एक आईटी कंपनी से बनवा के लिया है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये पब्लिक क्लाउड में बहुत स्ट्रिक्ट थे, बिकॉज वो जनरल पब्लिक की बात हो रही थी वहां पे। यहाँ पे ये चीज मेरे लिए, तो मैं अपने आप से बहुत ही स्ट्रिक्ट रहूंगा, या थोड़ा बहुत 19-20 चल जाएगा, थोड़ा बहुत 19-20 चल जाएगा ना। तो एज कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड में जो एग्रीमेंट होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। और पब्लिक क्लाउड में कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रिंजेंट थे। समझ में आ रहा है? तो प्राइवेट क्लाउड के ये 3 खास बातें, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो डेटा ज्यादा सिक्योर है तो इट इज सिक्योर, उसके बाद सेंट्रल कंट्रोल है, मेरा अपना कंट्रोल है, और अगर हम एसएलए की बात करें तो कैसे, स्ट्रिंजेंट है कि वीक है, वीक एसएलए, वीक एसएलए। तो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू योर प्राइवेट क्लाउड। अभी क्योंकि चीजें अभी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है, इसलिए समझने में आप आसानी होगी। अगले टाइप के क्लाउड पे हम लोग जा रहे हैं, एंड द कॉन्सेप्ट हियर इज अबाउट द कम्युनिटी क्लाउड। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कम्युनिटी क्लाउड? कम्युनिटी क्लाउड मतलब एक ऐसा क्लाउड जिसको एक्सेस एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल करेंगे। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, लेट अस एग्जांपल टेक कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक अपना क्लाउड बनाया, और ये मेंबर्स के लिए बनाया, आईसीआई के मेंबर्स के लिए बनाया। तो बोला कि इंडिया में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो इंडिया में एट प्रेजेंट अभी कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 3,15,000। तो 3,15,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एक्सेसिंग वन क्लाउड। whether these chartered accountants is a community of people, answer is yes, and whether this one community is accessing that cloud, no other person other than we chartered accountants are accessing that cloud, इसीलिए उस क्लाउड को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी क्लाउड। एक और एग्जांपल, जैसे इंस्टीट्यूट ने बनाया ना वेस्टर्न इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन, नॉर्दर्न इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन, तो इंडिया में जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं
उन सब के लिए इंस्टीट्यूट ने बनाया ना क्लाउड कैंपस। पता ही नहीं पता है आपको? आईसीआई के वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वो जो आईसीआई क्लाउड कैंपस है या डिजिटल लर्निंग हब बनाया है, वो किसके लिए बनाया है? वो स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए है या पब्लिक एट लार्ज है? नहीं, सिर्फ सीए स्टूडेंट के लिए है। तो क्या सीए स्टूडेंट्स एक कम्युनिटी है अलग? यस। तो सभी बच्चे, सभी सीए स्टूडेंट्स की कम्युनिटी उस क्लाउड कैंपस को एक्सेस करेगी। इसलिए वो जो आईसीआई का जो क्लाउड कैंपस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिटी क्लाउड। सर उसको हम प्राइवेट क्लाउड क्यों नहीं बोलेंगे? एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन या उसके लोग उसको एक्सेस करते हैं। यहां पे सिर्फ अगर एक सीए स्टूडेंट उसको एक्सेस कर रहा होता तो वो प्राइवेट क्लाउड होता, बट यहां पे एक सिर्फ प्राइवेट नहीं है, इट इज नॉट पब्लिक। पूरा पब्लिक भी नहीं है, पूरा प्राइवेट भी नहीं है, बट एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए है। इसीलिए ऐसे क्लाउड को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी क्लाउड। समझ में आ रहा है? अनदर एग्जाम्पल, सभी चार्टर्ड अकाउंट मतलब सभी क्लासेस वाले जो सीए, सभी हम फैकल्टी ने सोचा कि बच्चों के भलों के लिए सारे वर्चुअल लेक्चर एक सर्वर पे अपलोड करेंगे सभी फैकल्टीज के सारे सब्जेक्ट्स के, और उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिर्फ सीए क्लासेस रिलेटेड फैकल्टीज। तो हम जो सारे फैकल्टीज है, वी फैकल्टीज, हम सारे फैकल्टीज, वेदर वी आर अ कम्युनिटी, आंसर इज यस, एंड वेदर वी आर एक्सेसिंग दैट क्लाउड, सो दैट क्लाउड विल बिकम अ कम्युनिटी क्लाउड। मैंने पहले आपको बताया कि एक्सेसिबिलिटी के ऊपर ये क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड है। अब चलिए हम लोग क्या देखना है सर? हम लोग क्या करेंगे कि आज के लिए हाइब्रिड क्लाउड को देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर हम आज का क्लास को एंड करेंगे, राइट? सो विल कम टू द स्पेशल पॉइंट्स फॉर community cloud, right? So we come to the characteristics of community cloud. Let us see what are the various and important points of a community cloud. सबसे पहला और अच्छा पॉइंट, कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस, यहां पे बात हो रही है वेरिएबल कॉस्ट की। यहां पे बात हो रही है वेरिएबल कॉस्ट की। आप इमेजिन करो ना, सभी क्लासेस वालों ने मिलके एक क्लाउड बनाया, क्लाउड कंप्यूटिंग वाला सर्वर बनाया और उसको सभी लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो उस क्लाउड को मेंटेन करने का जो खर्चा आएगा वो एक फैकल्टी देगा या सब फैकल्टी में कंट्रीब्यूशन आएगा? सब फैकल्टी में कंट्रीब्यूशन आएगा। तो जब सब फैकल्टी में कंट्रीब्यूशन आएगा तो ये सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा? ऑब्वियसली मेंटेनेंस जो है वो सस्ता पड़ेगा। तो कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस, समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आंसर इज यस। एक और एग्जांपल, अभी आईसीआई ने सभी स्टूडेंट्स के लिए आईसीआई क्लाउड कैंपस बनाया, तो आपसे रजिस्ट्रेशन की फी ली जाती है, आपसे एग्जामिनेशन की फीस ली जाती है, तो ये जो पैसा है ये आपके लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो आईसीआई क्लाउड कैंपस बना है ये स्टूडेंट से जो फीस आई है उसी से बना हुआ है, अ पार्ट ऑफ दैट इज मेड आउट ऑफ दैट। तो उसका खर्चा एक बच्चे पे आया या सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? सभी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये क्या है सर? कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। आ रहा है पॉइंट समझ में? वेरी गुड। आगे बात करेंगे पार्शियली सिक्योर। अभी आपको इसको, इस पॉइंट को समझना है, पब्लिक क्लाउड से भी कंपेयर करना है, प्राइवेट क्लाउड से भी कंपेयर करना है। लेट अस फर्स्ट कंपेयर विथ पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में हमने इस पॉइंट को क्या देखा था? डेटा वहां पे ज्यादा प्रोटेक्टेड है या ज्यादा प्रॉब्लम है डेटा का? वहां सिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम किधर ज्यादा है? पब्लिक क्लाउड में। बिकॉज वाई? जनरल पब्लिक है, उधर कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो कोई भी हैकिंग भी कर सकता है। तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम किधर है? हाईएस्ट लेवल पे पब्लिक क्लाउड में। प्राइवेट क्लाउड की बात करेंगे। प्राइवेट क्लाउड में क्या हो रहा था? अब भी हमने देखा प्राइवेट क्लाउड का एक पॉइंट क्या था? डेटा इज सिक्योर। सिक्योरिटी सबसे ज्यादा किधर है डेटा की? प्राइवेट क्लाउड में। पब्लिक क्लाउड में सबसे कम है, प्राइवेट क्लाउड में सबसे अच्छी है। तो कम्युनिटी क्लाउड में कैसा है? पब्लिक क्लाउड के हिसाब से खतरा कम है, बट प्राइवेट क्लाउड के हिसाब से खतरा ज्यादा है। तो जो बीच का रास्ता है उसको क्या नाम दिया गया? पार्शियली सिक्योर। आ रहा है पॉइंट समझ में? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव का यहाँ पे मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आप जानते हैं बेसिक सर्वर अगर आप लेने जाते हो मार्केट में तो आपको कितना खर्चा आएगा?
मोटा मोटी तौर पे 35,000 रुपीज़ का एक सर्वर आता है। अब सोचो आईसीआई ने क्लाउड कैंपस बनाया है तो कितने सारे सर्वर लगे होंगे, कम से कम 50 से 60 सर्वर तो लगे ही होंगे। तो लगा लो हिसाब, 50 से 60 सर्वर इंटू 35,000 रुपीज़ पर सर्वर। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये कम्युनिटी क्लाउड में ये फिक्स्ड कॉस्ट सब में बटी जाती है। तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा। समझ में आ रहा है डायलॉग? तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा। आप जाते हो ना, मतलब एक ट्रक एक बंदे ने लिया और वही ट्रक का कंट्रीब्यूशन 100 लोगों ने दिया। ज़्यादा सस्ता कौन सा है, कंट्रीब्यूशन या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट? कंट्रीब्यूशन। तो भले ही बात मेंटेनेंस की आए, भले ही बात परचेसिंग की आए, कम्युनिटी क्लाउड जो है वो हमेशा सस्ता होता है। बिकॉज वाई? कॉस्ट इज डिवाइडेड इन ऑल। तो फिक्स्ड कॉस्ट के रिलेटेड है कॉस्ट इफेक्टिव वाला पॉइंट, और वेरिएबल कॉस्ट के रिलेटेड वाला पॉइंट है कौन सा? वो कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। और डेटा की सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो इट इज पार्शियली सिक्योर। समझ में आ रहा है? सो ये है ये था एग्जाम्पल किसका, ये था पॉइंट या एक्सप्रेशन किसके रिलेटेड? कम्युनिटी क्लाउड के रिलेटेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट्स? वेरी गुड। अब आज के आखिरी पॉइंट पे आते हैं, दैट इज हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड की बात करेंगे। हाइब्रिड क्लाउड में एक ऐसा क्लाउड है जहां पे वो प्राइवेट क्लाउड के भी फीचर है एंड पब्लिक क्लाउड के भी फीचर है। जी हाँ, ये एक ऐसे टाइप का क्लाउड है जिसको जनरल पब्लिक भी एक्सेस करती है और प्राइवेट लोग भी इसको एक्सेस करते हैं। अच्छा सर, ऐसा पॉसिबल है क्या? आंसर इज यस। मैं पहले आपको थोड़ा सा मॉडल समझाता हूँ, फिर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको पूरी चीज समझ में आएगी। अब ये एक क्लाउड है, लेट अस से एग्जाम्पल, इसका 80% जो इसका 80% हिस्सा है, इस 80% को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन या उसके लोग अगर एक्सेस करते हैं तो ये 80% पार्ट इज व्हाट? प्राइवेट एक्सेस। और इसका 20% पार्ट इज एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक, तो हम इसको बोलेंगे पब्लिक एक्सेस। बट ये पूरा कंप्लीट एक ही क्लाउड है। ऐसे टाइप के क्लाउड को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड क्लाउड, जिसका कुछ पार्ट सिर्फ प्राइवेट एक्सेस के लिए है और कुछ पार्ट पब्लिक को एक्सेस के लिए अवेलेबल है। ऐसे क्लाउड को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड क्लाउड। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय ऑफिस ओनली। हमारे ऑफिस में हमने एक क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस जो लिया हुआ है एंड इट इज अ हाइब्रिड क्लाउड। यस, यू गॉट मी करेक्ट। हमने हमारे ऑफिस के लिए, जैसा आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंटरनेट के सामने लाइव है आपके सामने, ये जो हमारा क्लाउड है CAERP, इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ हाइब्रिड क्लाउड। अब देखिए जरा मैं इसमें लॉग इन करता हूं। सबसे पहले तो क्या ये क्लाउड है? आंसर इज यस। एनी टाइम एनीवेयर एक्सेसिबल, कॉमन स्टोरेज पेज, यू नीड अ नेटवर्क टू कनेक्ट एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो बेसिकली ये क्या है? ये मेरे ऑफिस का क्लाउड है जहाँ पे हमारे क्लाइंट्स के रिलेटेड भी डेटा है, हमारे जो वर्किंग करते हैं हम क्लाइंट्स के लिए वो भी सारा यहाँ पे अवेलेबल है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, देखिए टैन एप्लीकेशन, ऑडिटिंग, स्टैट्यूटरी ऑडिट, नेटवर्क सर्टिफिकेट्स, ये सारे प्रैक्टिसिंग CA के ऑफिस में होने वाले काम है। तो यहाँ पे इस क्लाउड में मेरे ऑफिस का डेटा है, इसको एक्सेस आपके सामने मैंने किया, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है और ना ही आपको मैं देने वाला हूँ। इसको एक्सेस मैं कर सकता हूँ या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग कर सकते हैं। सो ये प्राइवेट क्लाउड के जैसा लग रहा है, बट अभी रुकिए, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कस्टमर्स। क्या दिख रहा है? कस्टमर। लेट अस से मैं कस्टमर पे क्लिक करता हूं और लेट अस से आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू कस्टमर। एक नया क्लाइंट अगर मेरा बना है और मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फील्ड है, उसका नेम वगैरह एंड सो ऑन। यहाँ पे नीचे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है, दिख रहा है क्या आपको? क्या दिख रहा है? दिस ऑप्शन एनेबल लॉगिन दिख रहा है आपको? एनेबल लॉगिन, इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ तो इस जो ये है ERP, इसमें मैं डेटा हमारा ऑफिस का तो है ही,
प्लस मैं इसको एक्सेस क्लाइंट को भी दे सकता हूँ। नाउ क्लाइंट इज एन आउटसाइड पर्सन, क्लाइंट इज एन इनसाइड पर्सन और एन आउटसाइड पर्सन, ही इज अ थर्ड पर्सन, ही इज अ थर्ड पार्टी, आउटसाइड का पर्सन है, तो हम उसको पब्लिक बोलेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे? पब्लिक बोलेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम हमारे ऑफिस में क्या सिस्टम फॉलो करते हैं, जब भी टैक्स ऑडिट होता है, जब भी ऑडिटिंग का सीजन हो जाता है, तो एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट किया जाता है, उस पर हम लोग सिग्नेचर करते हैं और वो ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट को देना होता है। तो अभी हमने क्या चालू किया है कि वो ऑडिट रिपोर्ट हम लोग इस क्लाउड पे अपलोड करके रख देते हैं और क्लाइंट को उसका लॉगिन दिया हुआ है, वो लॉगिन करके वो कॉपी हमारे इस क्लाउड से डाउनलोड कर लेता है, हमारे इस क्लाउड से डाउनलोड कर लेता है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरा ये जो क्लाउड है ना, मेरे इस क्लाउड में क्लाउड का कुछ हिस्सा, अरे ये क्यों सिलेक्ट हो गया, क्लाउड का कुछ हिस्सा क्लाइंट को एक्सेस करने को दिया है और मेजॉरिटी उसका हिस्सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बिकॉज दैट 80% स्पेस इज यूटिलाइज बाय मी एंड माय ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ प्राइवेट फीचर। और क्योंकि क्लाइंट को भी हमने एक्सेस दिया है, तो क्लाइंट तो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आई मीन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदे हो गए, पब्लिक का पार्ट हो गए, तो पब्लिक वाला फीचर भी यहाँ पे आ गया है। तो CA/ERP जो भी मैंने आपको दिखाया, इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड क्लाउड, इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? तो ऐसा क्लाउड जहां पे कुछ पार्ट प्राइवेटली एक्सेसिबल है और कुछ पार्ट पब्लिकली एक्सेसिबल है, और ये है दोनों एक ही क्लाउड, ऐसे क्लाउड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड क्लाउड। एग्जाम्पल लिख लेना, ERP/CA। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अब बारी आती है किसकी? वही अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइब्रिड क्लाउड। एनी गेसेस कि भाई इसके आंसर में क्या पॉइंट्स होंगे? चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइब्रिड क्लाउड। लेट अस कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। सो हाइब्रिड क्लाउड में जैसा कि आपने देखा, देर आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक, ओ सॉरी यहाँ पे ये हो गया सिलेक्ट, स्केलेबल, पार्शियली सिक्योर, स्ट्रिंजेंट SLN, कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे स्केलेबल की। आई गेस ये पॉइंट अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरी क्लाउड इज स्केलेबल। हर क्लाउड की कैपेसिटी को एक्सपांड किया जा सकता है, तो क्या इसकी भी कैपेसिटी को एक्सपांड किया जाएगा? आंसर इज यस। तो स्केलेबल ये भी है। पार्शियली सिक्योर, बिकॉज पब्लिक भी है प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है प्राइवेट भी है, तो क्या दोनों के फीचर है? पब्लिक को देखेंगे तो लेस सिक्योर है, प्राइवेट को देखेंगे तो बहुत सिक्योर है, ये बीच का ऑप्शन है, इसलिए कम्युनिटी क्लाउड की तरह ये कैसा है? पार्शियली सिक्योर। SLA की बात करेंगे, अभी सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्यों है? सी, जहां कहीं भी जनरल पब्लिक की बात आती है और उनके साथ वाले एग्रीमेंट की बात आती है, तो वो हमेशा स्ट्रिक्ट होता है, वो हमेशा स्ट्रिक्ट होता है। भले ही हमारे उस CA/ERP क्लाउड में 80% स्टोरेज स्पेस या 80% यूसेज प्राइवेट है, बट क्लाइंट को भी हम एनेबल दे रहे हैं ना, क्लाइंट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक, तो क्या पब्लिक भी एक्सेस कर रहा है क्या क्लाउड को? आंसर इज यस। तो उनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स कैसे होंगे? वीक या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट्स, तो स्ट्रिंजेंट SLA। और लास्ट में क्या दिख रहा है? कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट। सर बिकॉज इट इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ। आपको 80% प्राइवेट एक्सेस देना है, 20% पब्लिक एक्सेस देना है, तो ये बोलने के लिए बड़ा आसान होता है, बट इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही ज्यादा, क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स होता है, राइट? सी, पब्लिक क्लाउड में क्योंकि ये पब्लिक है तो उसका स्ट्रक्चर फिक्स है, प्राइवेट क्लाउड में ये प्राइवेट है तो उसका स्ट्रक्चर फिक्स है, तो दोनों का मैनेजमेंट स्टाइल अलग है। बट हाइब्रिड क्लाउड में क्या होगा? आपको प्राइवेट वाले का भी नॉलेज लगेगा मैनेजमेंट का, और पब्लिक वाला भी मैनेजमेंट का नॉलेज लगेगा। तो एज सच मैनेजमेंट के एंगल से कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट ज्यादा किधर है? हाइब्रिड क्लाउड में। इसीलिए स्पेशल पॉइंट क्या दिया हुआ है? कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे हमने फिनिश किया है बहुत सारा 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड, दैट इज
प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। क्या क्या? प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सभी का मतलब समझा, सभी का वो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला आंसर देखा। एक चीज जो आपके मन में आ रही होगी कि सर अरे क्या हो गया, व्हाट अबाउट दिस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसको सेपरेट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड जो है उसी में से उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस निकलेंगे। सर कैसे? लेट अस टेक एन एग्जांपल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड क्या थे? डेटा वाज मोर सिक्योर, राइट। उसके बाद क्या था? सेंट्रल कंट्रोल था, सेंट्रल कंट्रोल था, बराबर। तो सेंट्रल कंट्रोल है, डेटा सिक्योर है, ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। सर व्हाट अबाउट डिसएडवांटेजेस? इसका खर्चा बहुत आता है, क्योंकि क्लाउड मेरा है, एक्सेस मैं कर रहा हूं, तो पूरा खर्चा मुझे बेयर करना पड़ेगा। तो क्या ये कॉस्टली है? हाँ। इसका मैनेजमेंट करना भी डिफिकल्ट है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी मेरे को आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, दोनों किसको बेयर करना है? मुझे बेयर करना है। तो ये पॉइंट आएंगे आपके निगेटिव पॉइंट्स में। तो अगर आप देखो, तो अगर आपको चारों टाइप के क्लाउड पता है और चारों क्लाउड के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता है, तो आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज अ ट्रिक। आपको सिर्फ क्या करना है? कॉन्सेप्ट को याद रखना है, उसके बाद हर एक क्लाउड के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेशल पॉइंट्स को याद रखना है, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट को एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के हिसाब से आपको लिखना है। कर पाओगे आराम से? इसको आराम से रीड करना, प्रॉपरली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।